लेवलिंग के एक नए एपिसोड में। तो जैसा कि हम लोगों ने लास्ट वाले एपिसोड में देख लिया था कि हर साल की तरह इस साल भी यूएसए में गिल्ड की कॉन्फ्रेंस होने वाली है, जिसमें दुनिया भर से काफी सारे गिल्ड के रिप्रेजेंटेटिव आएंगे और यहाँ पर बातचीत करेंगे ग्लोबल पॉइंट्स पर कि किस तरीके से वो लोग और भी ज्यादा सिक्योर हो सकते हैं, और भी काफी सारे मुद्दों पर ये बात करेंगे। और इस साल कोरिया में से जिन्वू का एजिन गिल्ड को रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर बुलाया गया था, यानी जिन्वू जाएगा इस साल एक मेन लीडर बनकर। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग यूएसए में उसी जगह पर देखते हैं। तो जैसा कि ये एक बहुत बड़ा इवेंट है, तो यहाँ पर काफी सारी सिक्योरिटी है, साथ ही यहाँ पर काफी सारे लोग आए हैं, क्योंकि दुनिया भर से काफी सारे लोग आएंगे और इसीलिए यहाँ पर काफी ज्यादा भीड़ होती है। तभी यहाँ पर जो कैमरामैन होते हैं वो लोग एक हंटर की फोटो लेने लग जाते हैं, और ये हंटर होता है लेनार्ड, जो कि रिचर गिल्ड का है, जो कि जर्मनी की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर यहाँ पर आया है। वो अपने गार्ड से पूछता है कि आखिरकार यहाँ पर इतने सारे रिपोर्टर्स क्या कर रहे हैं, जिसपे उसका बॉडीगार्ड उसको बताता है कि कोरिया को जो हंटर है, जिसके बारे में हर कोई बातचीत कर रहा है, आज वो आने वाला है। जिसपे वो कहता अच्छा तो वो आने वाला है। उसका बॉडीगार्ड उसको कहता है कि ये लो, हम लोग डेविल की बात कर रहे थे और देखो वो रहा। तो एक्चुअल में जिन्वू यहाँ पर इन लोगों से पहले ही आ गया था, जो कि साइड में खड़ा था, और बॉडीगार्ड उसी की बात कर रहा था। जिसपे लेनार्ड कहता है ओ तो वो है, मुझे लगता है कि हमको उससे थोड़ी बातचीत करनी चाहिए। स्ट्रॉन्ग हंटर से बातचीत करने में मुझे कोई दिक्कत नहीं लगती, हमारे लिए तो फायदा ही है। और इसीलिए लेनार्ड जाता है जिन्वू के पास उससे बातचीत करने के लिए। लेकिन जैसे वो जिन्वू को थोड़ा सा करीब जाता है, उसके जिन्वू के चारों तरफ से काफी अलग ही सेंसेस आ रही होती है, और वो तभी वहीं पर एकदम से उस चीज को महसूस कर वहीं पर रुक जाता है। उसका बॉडीगार्ड उससे बोलता है कि क्या आप उससे जाके बात नहीं करेंगे, जिसपे वो कहता है कि तुमने देखा नहीं क्या। उसका बॉडीगार्ड कहता है कि क्या नहीं देखा मैंने। लेनार्ड अपने मन में सोचते हुए कहता है कि इसका मतलब वो अपने जो समन क्रिएचर्स हैं उनको दूसरी डायमेंशन से नहीं बुलाता है, बल्कि वो लोग हरदम उसके साथ रहते हैं। तो एक्चुअली में जिन्वू के शैडो सोल्जर्स की बात कर रहा था। इसको लगता था कि जिन्वू जो अपने शैडो सोल्जर्स हैं, यानी वो समन क्रिएचर्स, उनको अलग डायमेंशन से बुलाता है, यानी एक दूसरी जगह से ही बुलाता है और उनको समन करता है। लेकिन ऐसा नहीं था। जिन्वू के जितने भी शैडो सोल्जर्स थे वो उसके आसपास हरदम रहते थे, और इसी चीज को वो सेंस कर लेता है, और इस चीज को सेंस कर वो काफी ज्यादा हैरान होता है। वो अपने मन में सोचते हुए कहता है कि ये तो इतने सारे हैं कि ये चाहे तो यूएसए से भी वॉर कर ले। यूजिन जिन्वू से कहता है कि ऐसा लग रहा है आपके बारे में बातचीत की जा रही है। जिन्वू कहता है लग तो रहा है कुछ फॉरेनर मेरे को ही देख रहे हैं और शायद मेरे ही बारे में बात कर रहे हैं। यूजिन कहता है कि करना भी चाहिए, आपका नाम पूरी दुनिया में फैल चुका है, हर न्यूज चैनल पे देखा जाए तो सिर्फ आपकी ही फोटो है, आपका ही नाम चल रहा है, और ऑफ कोर्स इससे आपके काफी सारे फैंस भी बढ़ गए हैं। मेरे को लगता है कि शायद तो आपका ऑटोग्राफ लेना चाहते हैं। और तभी योजिन अपने साइड में खड़े मिस्टर वू को देखते हुए कहता है ओ मिस्टर वू, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। मिस्टर वू बेचारे रोते हुए कहते हैं मैं यहाँ पर हंटर सांग जिन्वू का बॉडीगार्ड बनकर आया हूँ। ये बात सुनकर योजिन भी हंसने लग जाता है। योजिन उनका मजा लेते हुए फिर से कहता है कि क्या बारे में बात कर रहे थे आप, किस चीज के बारे में बात कर रहे थे। मिस चूल कहते हैं कि बॉडीगार्ड। यूजिन कहता है कि किसका बॉडीगार्ड। बेचारे मिस्टर वू च्यूल वो भी काफी ज्यादा नर्वस हो जाते हैं। तभी जिन्वू के सामने कुछ लोग आ रहे होते हैं। जिन्वू उनको देखते हुए कहता है कि शायद ये लोग यहाँ पर पेट्रोलिंग कर रहे हैं क्या। और तभी यहाँ पर मिस्टर व्हाइट आते हैं। वो जिन्वू से कहते हैं कि मिस्टर सांग जिन्वू, हम आप ही के आने का इंतजार कर रहे थे। जिन्वू मिस्टर व्हाइट से पूछता है क्या आप एशियन ब्रांच का जो ब्यूरो है उनके लिए काम नहीं करते मिस्टर व्हाइट। जिसपे मिस्टर व्हाइट उनसे कहते हैं हाँ बिल्कुल, मैं रिसेंटली वहीं पे था और अब मैं इस जगह पर आया हूँ, और अभी जिस मैटर में आप इन्वॉल्व है मिस्टर सांग जिन्वू, मैं उस मैटर का इंचार्ज हूँ। तभी मिस्टर व्हाइट के साथ जो उनका सिक्योरिटी वाला आया हुआ होता है वो वहाँ से योजिन को ले जाने लगता है। लेकिन मिस्टर व्हाइट जिन्वू को बताते हैं कि आप चिंता मत कीजिए, आपके जो साथी हैं इनको होटल ले जाया जा रहा है, उनकी आप फिक्र छोड़ दीजिए। जिन्वू भी योजिन से कहता है कि तुम मिस्टर वू च्यूल के साथ चले जाना। योजिन भी कहता है कि हाँ ठीक है। जिसके बाद मिस्टर व्हाइट जिन्वू से कहते हैं कि मिस्टर सांग जिन्वू आप मेरे साथ चलिए, हमको आपसे कुछ बातचीत करनी है। जिन्वू अपने मन में सोच रहा होता है कि क्या ये मेरे फादर के बारे में बात करेंगे। मिस्टर व्हाइट जिन्वू को हंसते हुए कहते हैं कि अरे आप चिंता मत कीजिए, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। मैंने आपको ऑलरेडी ही बता दिया है कि यूएस हंटर ब्यूरो आपके बारे में क्या सोचता है, इतना चिंता मत कीजिए आप। और फिर वो जिन्वू को एक दूसरी जगह पे ले जाने लगते हैं। रास्ते में चलते समय जिन्वू उनसे बोलता है कि क्या ये कोई सीक्रेट मैटर है। जिसपे वो बताते हैं कि हाँ कुछ टॉपिक्स होते हैं जो कि टॉप सीक्रेट कैटेगरी में आते हैं, और ये टॉपिक उनमें से एक है। और फिर ये लोग कार में बैठकर कहीं जाने लग जाते हैं। जिन्वू उनसे बोलता है कि आखिरकार हम लोग कहाँ पर जा रहे हैं। जिसपे वो बताता है कि हम लोग हंटर ब्यूरो हेडक्वार्टर जा रहे हैं। जिन्वू कहता है कि द हंटर ब्यूरो। मिस्टर व्हाइट जिन्वू को बताते हैं कि अगर मैं आपको सच बताऊं तो हम लोग काफी ज्यादा इस समय अंडर प्रेशर में है, बहुत ज्यादा
प्रेशर है हम लोगों के ऊपर। एक्चुअल में जैसा कि आपको पता ही है, जो हंटर क्रिस्टोफर है और वो यूनाइटेड स्टेट की स्ट्रेंथ का एक पिलर थे, और जैसा कि अब वो मर चुके हैं तो हमको उनकी खाली जगह को भी भरना है। चीजें अभी भी हमारे कंट्रोल में है, क्योंकि उनकी जो डेथ है अभी वो पब्लिक नहीं हुई है, और इसीलिए अभी तक हम लोग इस चीज पर कंट्रोल कर रखे हैं। लेकिन हम लोग कोशिश कर रहे हैं, अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल कर रहे हैं, ताकि हम लोग एक ऐसा हंटर ढूंढ पाए जो कि उनकी जगह को भर सके, यानी मिस्टर क्रिस्टोफर की जगह पर कोई दूसरा हंटर आ पाए। जिन्वो उनसे पूछता है, तो क्या मैं आपका उन कैंडिडेट्स में से एक कैंडिडेट हूँ जो कि उनकी जगह भरने के लिए। इसके बाद मिस्टर व्हाइट जिन्वो को आगे बताते हैं कि जैसा कि आप इस चीज के बारे में तो जानते हैं, जो रून स्टोन होता है जो कि हम लोगों को मॉन्स्टर के अंदर से मिलता है, वो उतना ही ज्यादा ताकतवर होता है जितना कि वो मॉन्स्टर था, और उस रून स्टोन की वैल्यू काफी ज्यादा हाई होती है। और इंसान के इतिहास में जो सबसे भयंकर आपदा आई थी, जिस रेड को हर कोई भूलना चाहता है, वो थी ड्रैगन कैमिश की। उस मॉन्स्टर के अंदर से जो रून स्टोन को एक्सट्रैक्ट किया गया था, हम उसके नए ऑनर को ढूंढ रहे हैं। तो क्या सोचते हैं आप इसके बारे में? ये ऑफर आपको कैसा लगा? इस पे जिन्वो उससे बोलता है कि एक मिनट, ये फोटो एक पीछे जाइए। मिस्टर वाइट कहते हैं कि माफ कीजिए, किस चीज में बात कर रहे हैं आप, किस चीज की बात कर रहे हैं? जिन्वो कहता है कि अभी जस्ट आपने जो मेरे को बहुत सारी फोटोज दिखाई, इनमें से जो जस्ट पीछे वाली फोटो थी वो दिखाई एक बार, जिसपे वो पीछे फोटो करते हुए कहते हैं अच्छा ये तो कैमिश की बॉडी की फोटो है, इसी बात कर रहे हैं क्या आप? जिन्वो कहता है कि हाँ। जिन्वो मिस्टर वाइट से पूछता है कि क्या अभी भी कैमिश की जो बॉडी है, उसका जो कॉर्प्स है, वो अभी भी यूएसए में स्टोर है? जिसपे वो कहते हैं कि हाँ यहीं पर ही है। जिन्वो से कहता है कि उस जगह पे चलिए जहाँ पर वो रखी हुई है, हम सबसे पहले वहाँ पे चलेंगे। कहाँ पे रखी है वो? मिस्टर वाइट भी काफी हैरान होते हुए पूछते हैं कि लेकिन हुआ क्या बात है? जिसपे जिन्वो उनसे कहता है कि हंटर ब्यूरो के अगर मैं अपना समय दे सकता हूँ तो मेरे को लगता है कि मैं शायद ऐसा सवाल तो पूछ ही सकता हूँ, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है ना? जिसपे मिस्टर वाइट उसको बताते हैं कि हाँ मैं मानता हूँ कि आपको उसके बारे में कुछ जानना होगा, लेकिन फिर भी मेरे को अपने हायर अप से अलाउ लेना पड़ेगा उस चीज के लिए, और मेरे को तो खुद नहीं पता है कि आखिरकार कैमिश की जो बॉडी है वो कहाँ पर रखी हुई है, कहाँ पर स्टोर किया गया उसको। लेकिन हाँ, आप चिंता मत कीजिए, अगर आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं उनको इस चीज के बारे में बता दूंगा, आप चिंता मत कीजिए। मैं वैसे आपसे एक चीज पूछ सकता हूँ? वैसे आप थोड़ा समय तक वेट कर सकते हैं जब तक मैं रिपोर्ट बना रहा हूँ। जिन्वो उनसे कहता है कि हाँ, जैसा कि हम दोनों को ही इंतजार करना है तो ठीक है, फिर साथ ही में इंतजार करते हैं। मिस्टर वाइट कहते हैं समझ गया। इसके बाद हम लोग डेविड को देखते हैं जो कि जगह का इंचार्ज होता है। मिस्टर वाइट सारी बात जाकर डेविड को बता देते हैं। डेविड कहता अच्छा, तो तुम ये कह रहे हो कि मिस्टर सान जिन्वो यहाँ पर है, वैसे क्या तुमने रून स्टोन के बारे में उनको कुछ और बताया? मिस्टर वाइट कहते कह रहे नहीं सर, वो रून स्टोन के बारे में दिन भर नहीं पूछ रहे थे। जिसपे डेविड कहता है ओह चलो ठीक है, तो असल में वो सिर्फ उस कॉप्स को देखना चाहता है, मेरे को डिप्टी डायरेक्टर के साथ थोड़ी बातचीत करनी पड़ेगी पहले, तो क्या तुम थोड़ा बाहर जा सकते हो? मिस्टर वाइट भी कहते हैं हाँ ठीक है सर, और फिर वहाँ पे चले जाते हैं। इसके बाद डिप्टी डायरेक्टर और ये दोनों बातचीत करते हैं। वो डिप्टी डायरेक्टर से पूछते हैं क्या वैसे तुमको कोई आइडिया है कि आखिरकार वो कैमिश की बॉडी को क्यों देखना चाहता है? जिसपे वो कहता है कि मैं बता नहीं सकता क्यों, लेकिन मैं एक चीज जरूर जानता हूँ कि वो कोई टूरिस्ट नहीं है, उसकी जो स्किल की वैल्यू है वो अनइमेजिनेबल है। वैसे जो टॉप हंटर्स होते हैं वो काफी ज्यादा खुश होते हैं अपने काफी सारे पैसों को लगाकर रून स्टोन को परचेज करने में, और जो स्किल होती है वो हंटर की पावर होती है, और पावर जो होती है वो हंटर के सर्वाइवल के बराबर होती है। और अगर देखा जाए तो उसे सिर्फ कॉर्प्स ही देखना है, हो सकता है उसे इसमें कुछ और ही इंटरेस्ट हो। जिसपे डेविड उससे बोलता है वैसे उसने जिस मॉन्स्टर को अपने दम पर मारा था, क्या उसकी एबिलिटी उतनी ही है? अब ये बात सुनते ही डिप्टी डायरेक्टर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। वो अपने मन में सोचते कहता है एक मिनट, अरे नहीं, ये तो मैं भूल ही गया। क्या होगा अगर वो उस मॉन्स्टर के कॉर्प्स से एक शैडो सोल्जर बना देगा उसको? लेकिन वो तो काफी ज्यादा समय पहले मर चुका है, क्या वो ऐसा कर पाएगा? हम लोग जिन्वो को देखते हैं जो कि बाहर बैठकर इंतजार कर रहा होता है, और उसके मन में तो कोई और ही प्लान होता है। डिप्टी डायरेक्टर कहता है कि इसका मतलब है कि उसका प्लान है कि वो कैमिश को एक शैडो सोल्जर बना ले। अब ये बात सुनकर डेविड काफी ज्यादा हैरान होते हुए, खड़े होते हुए, चिल्लाते हुए कहता है क्या? अगर ये सही है तो ऐसा नहीं होना चाहिए, किसी भी इंडिविजुअल को इतनी ज्यादा पावर नहीं मिलनी चाहिए। जिसपे डायरेक्टर कहता है कि सर, अगर हमने इस रिक्वेस्ट को डिनाई किया, मना किया, तो मेरे को लगता है कि उसके साथ रिलेशनशिप मेंटेन करने में हमको काफी ज्यादा कठिनाई हो सकती है। अब ये बात सुनकर डेविड काफी ज्यादा परेशान होता है। कहता है यार इसकी तो, फिर वो डिसाइड करता है ठीक है, मैं उसको खुद ही वहाँ पर ले जाऊंगा, और ये मेरे लिए काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी कि मैं अपने आंखों से देख सकूं कि आखिरकार उसमें कितनी ज्यादा एबिलिटी है। और फिर वो जिन्वो को उस जगह पर ले जाने लगता है जहाँ पर कैमिश की बॉडी रखी हुई है। यहाँ पर एक ट्रांसलेटर होता है जो कि ये सारी बातें ट्रांसलेट करके जिन्वो को बता रहा होता है, जिन्वो की सारी बातें ट्रांसलेट करके सब कुछ बता रहा होता है। डेविड जिन्वो से कहता है कि मैं आपसे काफी सारी बात करना चाहता हूँ काफी अच्छे से, लेकिन कोई नहीं, मुझे लगता है कि हम लोग बाद में बातचीत कर सकते हैं। जिन्वो तो अपने मन में सोच रहा होता है कि मैं तो विश्वास ही नहीं कर पा रहा हूँ कि जिस जगह पर कैमिश को हराया
बनाया गया था उस जगह पर इन लोगों ने हंटर ब्यूरो हेडक्वार्टर बना लिया और फिर ये लोग उस जगह पर जाने लगते हैं। और जब ये लोग उस जगह पर पहुंचते हैं तो जिन्वू को वहाँ के एयर में कुछ सेंस होता है। वो अपने मन में सोचते हुए कहता है, ओ इन हवाओं में तो मैजिकल एनर्जी है, मैं ये महसूस कर पा रहा हूँ। मैं तो काफी ज्यादा हैरान हूँ। उसको हराए हुए लगभग 8 साल हो चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी उसकी जो एनर्जी है वो अभी भी यहाँ पर महसूस की जा सकती है। मैं तो काफी ज्यादा हैरान हूँ कि आखिरकार वो कितना ज्यादा पावरफुल होगा। जब वो एक बार मेरा शैडो सोल्जर बन जाएगा तो मजा आएगा। उसके बाद ये लोग उस रूम में एंटर कर जाते हैं जहाँ पर कैमिश की बॉडी रखी हुई है। वो बहुत बड़ी होती है। ये लोग तो बस छोटे से दिख रहे होते हैं उसकी बॉडी के सामने। वो लोग उस रूइन स्टोन के सामने पहुंच जाते हैं। डेविड कहता है कि अपने दम पर ही सैकड़ों इलाइट हंटर्स को मार सकता है। ये बहुत ज्यादा ताकतवर था। और फिर बाकी 5 बचे हुए जो नेशनल अथॉरिटी हंटर्स थे उसके द्वारा इसको हराया गया। और जब से ये मरा है इसकी बॉडी को काफी अच्छी तरीके से प्रिजर्व करके रखा गया है। और इस पूरी बिल्डिंग के अंदर जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करवाई जा रही है ये कैमिश का जो मैजिकल क्रिस्टल था उसके द्वारा दी जा रही है। वैसे अब आप सेटिस्फाई तो है ना हंटर सांग जिन्वू? इस पे जिन्वू से कहता है कि पीछे हट जाइए, जिस पे मिस्टर व्हाइट डेविड से कहते हैं कि सर वैसे आप इस चीज के बारे में श्योर तो है ना? जिस पे डेविड से कहता है कि हाँ ठीक है, मैंने इसको ऑलरेडी ही अलाउ कर दिया है। जिस पे जिन्वू भी अब आगे जाता है और अपनी पावर दिखाते हुए कहता है कि सिर्फ देखो आखिरकार क्या होने वाला है। और फिर जिन्वू बोलता है अराइज। और जैसे ही जिन्वू अराइज बोलता है, ये क्या दोस्तों, जिन्वू को सिस्टम उसको नोटिफिकेशन देके बताता है कि शैडो एक्सट्रैक्शन फेल्ड हो गई है, तुम्हारे पास सिर्फ 2 अटेम्प्ट बचे हुए हैं। अब इस चीज को देखकर तो जिन्वू काफी ज्यादा हैरान होता है। वो कहता है कि ये क्या हुआ? और जिन्वू के मुंह से सिर्फ एक ही चीज निकलती है, वर्दा। समझे ना? लेकिन जिन्वू हार कहाँ मानने वाला था यार, 2 चांस तो बचा हुआ है ना इसके पास। फिर से बोलता है वो राइज। लेकिन दोस्तों इस बार ये चीज काम कर जाती है और कैमिश की जो बॉडी होती है वो धीरे धीरे करके जिन्वू के शैडो सोल्जर में कन्वर्ट होने लगती है और कैमिश जाग जाता है। और जैसे ही कैमिश उठता है आसपास की जो चीजें होती हैं जहाँ जहाँ उसकी बॉडी का हिस्सा टकराता है वो चीज डिस्ट्रॉय होने लग जाती है। यार इतना बड़ा मॉन्स्टर है, जहाँ पर टच करेगा उस जगह की तो वाट लगा के रख देगा ना ये। और जिन्वू कैमिश को अपने सामने अपने शैडो सोल्जर में कन्वर्ट हुआ देखकर थोड़ा सा खुश होता है। कैमिश जिन्वू से कहता है कि क्या तुम वही हो जिसने कि मेरे को समन किया है, किंग ऑफ डेथ, शैडो मोनार्च? लेकिन इस सीन को देखकर डेविड, मिस्टर व्हाइट और बाकी लोग जो इस जगह पर आए हुए होते हैं उनके तो आंख खुले के खुले रह जाते हैं। वो तो काफी ज्यादा हैरान होते हैं, कहते हैं व्हाट द हेल। मिस्टर व्हाइट कहते हैं कि ये क्या है? इधर कैमिश जिन्वू से कहता है कि इंसान 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 जरूर मरेंगे, मैं सबको मार दूंगा। और जिस चीज के अंदर उसको पैक करके रखा गया होता है वो उस पूरी चीज को ही ब्रेक कर देता है। और डेविड अपनी आंखों के सामने ये सीन देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है, पूरी आंख फटी की फटी रह जाती है। वो अपने मन में सोचते हुए कहता है जिस गिलास से इसको लॉक किया गया, इसको टॉप रैंक के जो हंटर थे उनके मैजिक के द्वारा इनहेंस किया गया था। लेकिन कैमिश तो उस चीज को तोड़कर बाहर आता है और काफी ज्यादा तेजी चिल्लाता है। उसकी चिल्लाहट की आवाज इतनी ज्यादा तेज होती है कि चारों तरफ डर का माहौल हो जाता है। सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं। यहाँ पर जितने भी लोग होते हैं जिन्वू को छोड़कर सभी लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं। कैमिश फिर से चिल्लाता है लेकिन जिन्वू से कहता है कि बहुत हुआ, तुम्हारे सिर के अंदर जो मैजिकल क्रिस्टल था उसको काफी समय पहले ही हटा दिया गया था और इसीलिए तुमको रूलर का ऑर्डर मानने की कोई जरूरत नहीं है। बाकी लोग ये सब कुछ देखकर काफी ज्यादा हैरान होते हैं। वो लोग कहते हैं कि क्या सांग जिन्वू मॉन्स्टर से बात कर रहे हैं? मैं इस समय जो चीज देख रहा हूँ मैं इस चीज पे विश्वास ही नहीं कर पा रहा हूँ। कैमिश कहता है अच्छा तो शैडो मोनार्च का शैडो सोल्जर बनना इस तरह की फीलिंग आती है। मैं एक समय पर ड्रैगन एम्परर की बात माना करता था, मैं उनका सर्वेंट था और अब मैं अपने नए मोनार्च का स्वागत करता हूँ। जिन्वू से पूछता है ओ अच्छा तो तुम ड्रैगन एम्परर के लिए भी काम कर चुके हो? जिस पे कैमिश उसको बताता है कि हाँ आपने सही कहा माय लॉर्ड, मैं किंग ऑफ बर्सर्क ड्रैगन के लिए काम कर चुका हूँ जो कि है मोनार्च ऑफ डिस्ट्रक्शन। जिन्वू ये बात सुनकर अपने मन में सोच रहा होता है कि मेरे को तो मालूम भी नहीं था शैडो सोल्जर के अंदर इतनी ज्यादा पावर होती है। मेरे को ये नहीं मालूम था कि इनके पास इतनी ज्यादा पावरफुल ईगो होती है और मैंने आज तक जितने भी मॉन्स्टर्स देखे हैं उनसे ये तो कम्प्लीटली ही अलग लेवल पे है। इसकी पावर, इसकी एनर्जी, इसकी फीलिंग वो तो नेक्स्ट लेवल है और इसको देखकर मैं कह सकता हूँ कि इसके पास बहुत ही ज्यादा इनक्रेडिबल पावर है। अब ये सब कुछ देखकर, ये सब कुछ सुनकर बाकी सभी जो लोग होते हैं तो काफी ज्यादा हैरान होते हैं। उनको बेचारे का तो मुंह खुला खुला रहता है, उनके शरीर से बस पसीने आ रहे होते हैं, उनको तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता। वो बेचारे पूरे कंफ्यूज से होते हैं कि यहाँ पर चल क्या रहा है, यहाँ पर
हो क्या रहा है यार आखिरकार यहाँ पर। अब इन लोगों को क्या मालूम कि जिन्वू यार उससे क्या बातें कर रहा है। अभी इसलिए बेचारे काफी ज्यादा कंफ्यूज्ड हैं। जिन्वू अपने मन में सोच रहा होता है द किंग ऑफ डेड शैडो मोनार्च और द किंग ऑफ जाइंट्स मोनार्च ऑफ द बिगिनिंग। तो जरूर ये लोग उन 9 मोनार्च में से ही हैं जिनके बारे में मेरे को सिस्टम ने बताया था। कैमिस जिन्वू से कहता है बड़े अफसोस की बात है माय किंग, लेकिन मेरे को अब आपसे विदा लेना होगा, मुझे जाना होगा। जिनको कुछ समझ ही नहीं आता, वो कहता है क्या क्या मतलब? ऐसा लगता है कि हमारी मुलाकात बहुत देर से हुई है माय किंग। और धीरे धीरे कर कैमिस वहाँ से डिसअपेयर होता है। अब ये सब कुछ देख कर जिनको भी कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है, वो अपने मन में सोचता है यहाँ तक कि शैडो मोनार्च की पावर भी समय के साथ छेड़खानी नहीं कर सकती। और जिन्वू चिल्लाते हुए कहता है कि सिस्टम सिस्टम, लेकिन कैमिस धीरे धीरे करके वहाँ से डिसअपेयर होने लग जाता है। कैमिस जिन्वू से कहता है मैं प्रे करता हूँ कि आपके बाकी जितने भी बेहतरीन सोल्जर्स हैं वो अंत तक आपकी सेवा करेंगे। 4 ऐसे इंसान थे जिन्होंने रूलर्स से उनकी पावर उधार ली थी, तो कृपया उनसे सावधान रहिएगा। ये मेरे लिए बड़ी गर्व की बात है कि मैं अपने नए किंग के सामने आया। और ऐसा कहने के बाद कैमिस अपने नॉर्मल बॉडी में आ जाता है और जिन्वू सिस्टम उसको नोटिफाई करके बताता है कि शैडो एक्सट्रैक्शन फेल हो गया। इस चीज को देखकर तो जिन्वू भी काफी ज्यादा कंफ्यूज्ड होता है। वो तो कुछ भी समझ नहीं पा रहा होता है कि आखिरकार ये सब कुछ हुआ कैसे है। जिन्वू सिस्टम उसको बताता है कि आपका जो टारगेट शैडो था वो वापस से उसी पोजीशन में चला गया है, उसी सिचुएशन में चला गया जिसमें वो पहले था। जैसा कि इसको मरे हुए काफी समय हो गया है, तो अगर आगे आप कोई भी अटेम्प्ट करते हैं एक्सट्रैक्शन करने की तो उस पर ज्यादा कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और फिर जिन्वू भी समझ जाता है कि शायद इस बार वो ऐसा नहीं कर पाएगा और इसीलिए वो मिस्टर व्हाइट के पास वापस आता है। मिस्टर व्हाइट से बोलता है कि मिस्टर व्हाइट, मैं डायरेक्टर से और बाकी लोगों से माफी चाहूंगा। यहाँ पर जितना भी नुकसान हुआ है इन सबके रिपेयरिंग की कॉस्ट मैं आपको दे दूंगा। जितना भी यहाँ पर नुकसान हुआ हो आप मेरे को बता दीजिएगा। मिस्टर व्हाइट भी कहते हैं ठीक है, और ऐसा कहकर जिन्वू वहाँ से चला जाता है और ये लोग सिर्फ जिन्वू को देखते रह जाते हैं। और जब जिन्वू यहाँ से बाहर जा रहा होता है तो बाहर दीवार पर काफी तेजी से दीवार पे पंच हिट करता है और जिन्वू का चेहरा देखकर ही क्लियर पता लगाया जा सकता है कि जिन्वू इस समय काफी ज्यादा गुस्से में है। हालांकि जिन्वू किसी बात से गुस्से में नहीं है, लेकिन शायद वो अपने आप से ही नाराज है। दोस्तों अगर आप लोग सोलो लेवलिंग की एक्सप्लेनेशन और हमारे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो जरूरी नहीं है कि आप लोग हमारे चैनल की मेंबरशिप लें, आप लोग इनडायरेक्टली भी हमको सपोर्ट कर सकते हैं। तो अगर आप लोग अमेजोन से शॉपिंग करते हैं या भविष्य में कभी करेंगे तो आप लोग हमारी किसी भी लेटेस्ट वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाकर वहाँ पे अमेजोन की लिंक्स होती है, उस पर क्लिक करके उस सामान को परचेज कर सकते हैं। इस तरीके से आपके लिए उस सामान का प्राइस 1 रुपया भी नहीं बढ़ेगा, लेकिन आप लोग इनडायरेक्टली ही हमारे चैनल और सोलो लेवलिंग को सपोर्ट कर सकते हैं। इस तरीके से भी की मर्जी, अगर आप लोग सपोर्ट करना चाहते हैं तो करिए, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, एंजॉय कीजिए। इस तरफ हम लोग होटल का सीन देखते हैं जहाँ पर जिन्वू जा रहा होता है कि तभी मिस्टर वू च्यूल जिन्वू को देख लेते हैं। वो जिन्वू से कहते हैं कि आप कहाँ पर जा रहे हैं, वैसे हंटर योजिन कहाँ पर हैं? जिसपे जिन्वू कहता है क्या मतलब, मैं समझा नहीं। मिस्टर च्यूल कहते हैं कि आपसे मिलने के बाद वो वहाँ से चला गया था और आपने उससे कहा था ना कि आप हंटर ब्यूरो में उसका इंतजार करेंगे। जिसपे जिन्वू कहता है क्या, अरे नहीं, मैं तो अभी भी वापस आया हूँ, तुम किस चीज के बारे में बात कर रहे हो? तभी मिस्टर व्हाइट भी वहाँ पर आते हैं। वो जिन्वू को बताते हैं कि हंटर योजिन जहाँ पर विजिटर रहते हैं वहाँ पर नहीं है। मिस्टर च्यूल भी कहते हैं हाँ इन्होंने सही कहा, मैंने भी यहाँ पर चेक किया था, लेकिन वहाँ पर तो मेरे को योजिन मिला नहीं। और स्कैवेंजर गिल्ड से एक हंटर आया था लगभग 2 घंटे पहले, वो उसे वहाँ से ले गया। तो ये बात सुनकर मिस्टर व्हाइट भी काफी हैरान होते हैं। वो कहते हैं कि माना कि स्कैवेंजर गिल्ड के साथ हंटर ब्यूरो का काफी क्लोज रिलेशनशिप है और वो हमारे मामले को नहीं देखते हैं, और मेरे को लगता है कि हम लोगों को उनसे डायरेक्टली ही बात कर लेनी चाहिए, यही सबसे बेस्ट रहेगा। और इसीलिए वो किसी को कॉल लगाते हैं जिन्वू, जो कि अपने मन में सोच रहा होता है कि आखिरकार मेरे को काफी ज्यादा बैड फीलिंग क्यों आ रही है। तो असल में मिस्टर व्हाइट ने स्कैवेंजर गिल्ड की लॉयरा है उसके पास कॉल लगाया था, जो कि थॉमस एंड्रे की असिस्टेंट भी है, जिस पर वो पूछती है कि क्या हुआ, क्या आप कह रहे हैं कि हमने एजिन गिल्ड के जो वाइस लीडर हैं उनको अपने साथ लेकर आए हैं? मिस्टर व्हाइट अपने मन में सोचते कहते हैं कि अब ये मत बोलना कि। और तभी लॉयरा उनसे पूछती है कि क्या हंटर सांग जिन्वू इस चीज के बारे में जानते हैं? जिस पे वो बताता है कि नहीं, हंटर सांग जिन्वू ने अभी तक ये न्यूज नहीं सुनी है। वैसे वो हंटर योजिन जो कि उनका साथी है उनके बारे में पूछ रहे थे जब वो ब्यूरो में थे वहाँ पर। तो जिस पे लॉयरा उनसे कहती है तब तो हमको इसके तह तक जाना होगा, कुछ तो गड़बड़ है। मिस्टर व्हाइट जिन्वू से कहते हैं कि हंटर सांग जिन्वू, स्कैवेंजर गिल्ड से मेरी बात हो गई है, वो इस मैटर पर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, वो हमको जल्द से जल्द बताएंगे क्या हुआ। लेकिन तभी वो देखते हैं कि जिन्वू तो वहाँ पर है ही नहीं। वो कहते हैं अब हंटर सांग जिन्वू कहाँ गए? इस तरफ हम लोग जिन्वू को देखते हैं जो कि वहाँ से निकल गया था, क्योंकि जिन्वू को पता है इन लोगों को काफी ज्यादा समय लग जाएगा और क्या पता योजिन के साथ क्या हो जाए। और इसीलिए जिन्वू खुद ही निकल पड़ता है योजिन को ढूंढने के लिए। अपने मन में सोचते हुए जिन्वू कहता है कि ये सब कुछ मेरी ही गलती है। चेयरमैन यो को बचाने के
बाद मैंने अपनी शैडो एक्सचेंज स्किल का इस्तेमाल किया, उसके बाद तो मैं भूल ही गया और मैंने यूजिन को कोई भी अपना शैडो सोल्जर असाइन ही नहीं किया। और अगर मेरी सिस्टर के साथ जैसा हुआ था, अगर वैसा कुछ दोबारा हुआ तो अरे नहीं, ये मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी। और जिनवू बोलता है अराइज, और जिनवू कैसे बोलते ही उसके काफी सारे शैडो सोल्जर वहाँ पर आ जाते हैं और जिनवू उन लोगों से बोलता है कि ढूंढो उन्हें। और जिनवू के काफी सारे शैडो सोल्जर्स अलग अलग दिशाओं में चले जाते हैं यूजिन को ढूंढने के लिए। इस तरफ हम लोग देखते हैं थॉमस एंड्रे को, जो कि जब वांग डांग सू के जहाँ पर वो रुका हुआ था वहाँ पर जाता है उस रूम में, तो देखता है कि वहाँ पर काफी सारे लोग पहले से ही घायल पड़े हुए हैं, उन लोगों की काफी बुरी हालत है। ये सब कुछ देखकर थॉमस एंड्रे समझ जाता है कि ये सारा कांड वांग डांग सू ही कर रहा है और वो कहता है कि आखिरकार उसने वो हरकत कर ही दी। और काफी ज्यादा तेजी से उसके हाथ में जो चीज होती है उसको तोड़ते हुए कहता है कि वांग डांग सू, और अपने लोगों से कहता है कि इससे पहले कि सांग जिनवू उसको ढूंढ ले, वांग डांग सू को ढूंढो, चाहे कुछ भी हो जाए, किसी भी हालात में उसे ढूंढो, कि हमको उसे पहले ढूंढना होगा। इस तरफ हम लोग देखते हैं वांग डांग सू को, जिसने की यूजिन को मार मार कर उसकी हालत काफी ज्यादा खराब कर दी थी और उसको मार कर उसको काफी ज्यादा खुशी मिल रही थी। इसके औकात अभी दिखाएगा जिनवू। जिनवू एक बड़ी सी बिल्डिंग के टॉप पर पहुंच जाता है और शहर का नजारा देखते हुए अपने मन में सोच रहा होता है कि क्या वो सिटी को छोड़कर चला गया है। लेकिन अगर एक तरह से देखा जाए तो यूजिन एक कॉम्बैट टाइप का डी रैंक का हंटर है और नॉर्मल लोगों की इतनी औकात नहीं कि उसको किडनैप कर ले। यहाँ तक कि काफी सारे लोग भी होंगे तब भी यूजिन को पकड़ पाना बहुत मुश्किल है। मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि आखिरकार यूजिन होगा कहाँ पर। और इस समय मेरे पास एक ही क्लू है, जो इंसान उसको वहाँ से ले गया है वो स्कैवेंजर गिल्ड का था। स्कैवेंजर गिल्ड, अरे नहीं, वांग डोंग सू का छोटा भाई था और जरूर वो मेरा अमेरिका में आने का ही इंतजार कर रहा था। और जहाँ तक मेरे को लगता है उसने अपने ब्रदर के डेथ के पीछे का जो सच है वो पता लगा लिया होगा। और उस रेड में यूजिन और मैं ही, जो कि उस डंजन रेड में सरवाइव कर गए थे, वो वांग डोंग सू की एक बात भी याद करता है, जहाँ पर वांग डोंग सू ने जिनवू के ऊपर चिल्लाते हुए कहा था कि तू बास्टर्ड, अगर मुझे ये पता लग गया कि मेरे ब्रदर को मारने वाला तू था ना, तो मैं तेरे को छोड़ूंगा नहीं। जिनवू कहता है तो जरूर वो वांग डोंग सू ही है। इसके बाद जिनवू मिस्टर च्यूल की काफी समय पहले कही हुई बात याद करता है, जहाँ पर मिस्टर च्यूल ने सारी बात जिनवू को बताई थी, थोड़ा सा संभल के रहना, क्योंकि तुम अभी एक ई रैंक के हंटर हो और तुमसे हाई लेवल का हंटर डंजन के अंदर मारा गया और डंजन में से डी और ई रैंक के लोग ही सरवाइव किए। ऐसा तो बहुत मुश्किल चांस होता है, ना के बराबर ही। तो थोड़ा सा तुम संभल के रहना, क्योंकि जो वहाँ पर मरा है ना वो वांग डोंग सू का छोटा भाई था, तो वो तुम्हारे लिए प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये उस समय की बात है जब जिनवू स्टार्टिंग में एकदम शुरुआत में अपना लेवल अप कर रहा था। अब जिनवू सारी बातें याद करके समझ जाता है कि जो सारा कांड है ना ये वांग डोंग सू ने ही किया है। और जिनवू गुस्से में अपने मन में कहता है कि अगर यूजिन के साथ कुछ भी हुआ ना। इस तरफ हम लोग देखते हैं थॉमस एंड्रे को। थॉमस एंड्रे अपने गार्ड से पूछता है कि क्या अभी तक कोई न्यूज मिली, जिसपे वो बताता है कि नहीं सर, अभी तक कोई भी न्यूज नहीं मिली। थॉमस एंड्रे अपने मन में सोच रहा होता है, क्या उसको मरने से डर नहीं लग रहा? नहीं, मिस्टर वांग डोंग सू एक एस रैंक का हंटर है, तो वो अपनी स्ट्रेंथ और जिनवू की स्ट्रेंथ के बीच में डिफरेंस जानता है। और इतनी ज्यादा बेवकूफी वाली हरकतें करना, इसका मतलब क्या कर रहा है वो? उसे पता है वो जो हरकतें कर रहा है उससे वो बचेगा नहीं। शायद मैं अपने हंटर के प्रति काफी ज्यादा ही दयालु हूँ। इसके बाद थॉमस एंड्रे लॉयरा को कॉल करता है, उससे पूछता है कि सिचुएशन क्या है। लॉयरा उसको बताती है कि हमने हंटर ब्यूरो कॉर्पोरेशन के साथ बातचीत की और हमने मिस्टर वांग डोंग सू के लास्ट के कुछ मंथ के पैटर्न्स को अच्छी तरीके से एनालाइज किया और उनमें से 3 बार ऐसा हुआ है जब कुछ अनयूजुअल एक्टिविटी को नोटिस किया गया है। थॉमस एंड्रे कहता है कि वो सब कुछ मेरे को भेजो, मैं अपने लोगों के साथ वहाँ पर जा रहा हूँ। जिस पे लॉयरा भी कहती है कि ठीक है सर। तभी थॉमस एंड्रे कहता है कि लेकिन एक मिनट, आखिरकार तुमने हंटर ब्यूरो को किस तरीके से कन्विंस किया लॉयरा? जिस पे लॉयरा उसको बताती है कि मैं हंटर ब्यूरो गई और मैंने उन लोगों से कहा कि अगर हम लोग वांग डोंग सू को नहीं ढूंढ पाए, तुम में और सांग जिन वू में बहुत बड़ा कलेश होने वाला है। और ये बात सुन के वहाँ पर जितने भी लोग थे वो सभी के सभी लोग अलर्ट हो गए। डिप्टी डायरेक्टर मिस्टर व्हाइट से कहते हैं क्या 100 के 100 सभी लोग? जिसमें मिस्टर व्हाइट कहते हैं कि हाँ, जितने भी रेड को शेड्यूल किया गया था उन सभी को कैंसिल कर दिया गया है, सभी हंटर को बोल दिया गया है। अब ये बात सुनकर डिप्टी मैनेजर अपने मन में सोच रहा होता है कि अगर स्कैवेंजर गिल्ड के सभी मेंबर इस तरीके से काम कर रहे हैं, इसका मतलब तो ये जरूर है कि इन सब के पीछे थॉमस एंड्रे का हाथ है। ये तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन आखिरकार एग्जैक्टली चल क्या रहा है यहाँ पर? इस तरफ हम लोग देखते हैं वांग डोंग सू को, जिसने की यूजिन को एक अलग ही जगह पर कैद करके रखा हुआ था और यूजिन की हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी। तो एक्चुअली यहाँ पर टोटल 3 हंटर थे, वांग डोंग सू और एक और हंटर जिसने की चश्मा लगा रखा है,
ये एक हीलर है। और एक और बंदा वांग डोंग सू कहता है कि मेरा कोई प्लान नहीं है इसके साथ कुछ बुरा करने का, मैं तो इससे सिर्फ एक चीज जानना चाहता हूँ, सिर्फ एक चीज। मास्टर थॉमस एंड्रे ने मेरे को वार्न किया था कि मैं सांग जिनवू से पंगा ना लूं, लेकिन मेरा पहले कोई ऐसा इरादा था ही नहीं कि मैं जाते ही सांग जिनवू से लड़ने लग जाऊं, क्योंकि एक और इंसान है जो कि मेरे को इस चीज का जवाब दे सकता है। मैंने इससे कहा था कि अगर ये मेरे को सच सच बता देगा कि आखिरकार उस दिन डंजन के अंदर मेरे भाई के साथ क्या हुआ था, तो मैं इसको एक खरोच आए बिना ही यहाँ से जाने दूंगा। सिर्फ एक चीज, मैं सिर्फ एक चीज सुनना चाहता था कि आखिरकार सांग जिनवू ने ही मेरे ब्रदर को मारा है, और जितनी जल्दी मैं ये बात इससे सुन लूं मैं इसे यहाँ से जाने दूंगा। तो उठ योजिन, उठ। और वो योजिन के छाती पर काफी तेजी से पंच मारते हुए कहता है कि मैंने कहा उठ। और योजिन को होश आता है, लेकिन उसकी हालत काफी ज्यादा खराब थी। वांग डोंग सू ने इसको मार मार के काफी ज्यादा ही घायल कर दिया था। वो चश्मे वाला जो हंटर होता है वो कहता है ये तो काफी ज्यादा ड्यूरेबल है, ऐसा लगता है कि एक टैंक है। अगर कोई नॉर्मल इंसान होता तो इतना टॉर्चर करने के बाद तो वो कब का मर गया होता। वांग डोंग सू योजिन की तरफ देखते हुए कहता है मुझे नहीं पता कि आखिरकार ये बास्टर्ड ऐसा क्यों है, ये बता क्यों नहीं देता। और वो योजिन का सर पकड़ते हुए पीछे जो उसके दीवार होती है उसमें दे मारता है और उससे कहता है कि सुन बे, मैं तुझे मारना नहीं चाहता हूँ, और वैसे भी तेरे पीछे जो ये बंदा तेरे को दिखाई दे रहा है ना, ये काफी बेहतरीन हीलर है, तो चिंता मत कर, तू मरेगा तो नहीं, क्योंकि जब तू मरने वाला होगा ना तो ये तुझे हील करके बचा लेगा। तो इसका मतलब तो ये है कि जब तक तू मेरे को सच नहीं बता देता ना, तब तक तेरे को मैं टॉर्चर करता रहूंगा। जब तक नहीं बताएगा तो बता दे सच क्या है, बता दे। और तुझे एक बात और बता दूं मैं कि इस फैक्ट्री को बंद हुए 5 साल हो चुके हैं, तो ये मत सोचियो कि यहाँ पर तेरे कोई बचाने आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आसपास तुझे कोई नहीं बचाने आएगा। कोई फर्क नहीं पड़ता कितनी तेज चिल्लाता है, चिल्ला ले जितना चिल्लाना है, कोई भी नहीं आएगा तेरे को बचाने के लिए इस जगह पर। तो क्या लगता है, कुछ सोचा तूने? क्या थोड़ा बहुत बोलने की ट्राई करेगा? जिस पे यूजिन कुछ बोलने के लिए मुंह खोलता है। वांग डोंग सू कहता है क्या बोलना चाह रहा है? यूजिन थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहता है भाड़ में जा। और ये बात सुनते ही वांग डोंग सू को और भी ज्यादा गुस्सा आता है। वो फिर से यूजिन का सर पीछे जो दीवार होती है उसमें दे मारता है काफी ज्यादा तेजी से। ये सब कुछ देखकर उसके पीछे जो एक और गुंडा होता है वो वांग डोंग सू से कहता है कि मिस्टर वांग डोंग सू, मैंने आपके साथ किसी का मर्डर करने का डील नहीं किया था। वांग डोंग सू कहता है कि मालूम है मुझे, चिंता मत कर, मरेगा नहीं ये। तो चलो फिर शुरू करते हैं। जिसपे कहता है कि किस चीज के बारे में बात कर रहे हो आप? वांग डोंग सू कहता है कि मैं तो सिर्फ अभी शुरुआत ही की है। लेकिन तभी वांग डोंग सू साइड में देखता है तो वहाँ पर जिन्हों का एक शैडो सोल्जर खड़े होकर इनको ही देख रहा होता है। वांग डोंग सू कहता है कि ये क्या है, क्या एक ऑर्क? और अपने जैकेट को उतारते हुए कहता है क्या आसपास कोई डंजन ब्रेक हुआ है या कुछ? और कितना ज्यादा बकवास है। और काफी ज्यादा तेजी से जाकर जिन्हों के शैडो सोल्जर के ऊपर अटैक करते हुए कहता है इस समय मेरे से पंगा लेने को ही मत कर। और तभी हमको एक आवाज सुनाई देती है, एक्सचेंज। और फिर वो सीन वहीं पे कट हो जाता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं जिन्वू के घर का सीन, जहाँ पर उसकी मॉम जिन्वू को ही याद कर रही होती है। वो अपनी बेटी जिन्हा से पूछती है कि आखिरकार जिन्वू क्या कर रहा होगा। जिन्वू का शैडो सोल्जर बेरू जो कि पीछे ही होता है इनके, वो अपने मन में सोचते हुए कहता है कि ओह मेरे किंग की मदर की चिंता मत कीजिए, मेरे किंग सबसे बेहतरीन है, इस दुनिया में कोई भी नहीं है जो कि उनका सामना कर पाए। और तभी उनके सामने न्यूज में जिन्वू की ही फोटो आ रही होती है, जो कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की गई होती है उसी के बारे में न्यूज चल रही होती है, जहाँ पर जिन्वू की भी फोटो आती है। अब इस चीज को देखकर जिन्वू की मॉम जिन्हा से कहते हैं कि जिन्हा वो देखो तुम्हारा ब्रदर। जिन्हा कहते हैं क्या सही में? और पीछे बेरू वैसा कुछ देखकर काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है। वो कहता है कि माई किंग। लेकिन तभी बेरू नोटिस करता है, वो कहता है कि ये फीलिंग मुझे एक बार पहले भी आ चुकी है। क्या किंग गुस्से में है? इसके बाद हम दूसरी तरफ काफी सारे हंटर का एक ग्रुप देखते हैं जो कि किसी रेड पर जा रहे होते हैं। उनका लीडर उनको समझा रहा होता है कि काफी दिनों से डंजन के अंदर काफी सारे एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, तो थोड़ा सा संभल के रहना और हम लोगों को ये रेड कंप्लीट करनी है बिना किसी दुर्घटना के। जिसपे सभी लोग कहते हैं कि हाँ सर। तभी उनमें से एक हंटर काफी ज्यादा तेजी से डरते हुए चिल्लाता है, जिसको देखकर उनको लीडर कहता है कि क्या हुआ? जिसपे वो कहता है कि सर शैडो आपके पीछे एक शैडो है, जस्ट वो देखिए। जिसपे वो उससे कहता है कि योंटे मैं तुमको बोला है ना कितनी बार कि रेड पे चलते समय पी कर मत आया करो, तुमको मैंने मना किया है ना। जिसपे वो कहता है कि नहीं सर, आज तो मैंने बिल्कुल नहीं पिया सर, बिल्कुल भी थोड़ा सा भी नहीं पिया सर, मैं आपको सच कह रहा हूँ, देखिए आपके पीछे एक शैडो है। लेकिन वो लीडर बिल्कुल भी उसके ऊपर विश्वास नहीं करता है। उससे कहता है कि तुम जानते हो तुम्हें आज ब्रेक लेना चाहिए। जिसपे कहता है कि बॉस आई एम सीरियसली, मैं सही बता रहा हूँ। के बाद हम लोग देखते हैं थॉमस एंड्रे को, जो कि अपने लोगों के साथ कहीं पर जा रहा होता है कि तभी वो अपने ड्राइवर से बोलता है कि गाड़ी रोको। जिसपे वो कहता है कि क्या सर? जिसपे उसको चिल्लाते हुए कहता है कि मैंने कहा गाड़ी रोको, डैम इट, ये पहले ही शुरू हो चुका है। और वो चलती कार का ही गेट तोड़ देता है और बाहर निकलता है। सभी लोग ये देखकर गाड़ी रोक देते हैं। जिस पर वो अपने ड्राइवर से कहता है
कि मैं आगे जा रहा हूँ, तुम लोग मेरे को फॉलो करो जितना जल्दी हो सके। जिसपे वो भी कहता है कि हाँ ठीक 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 है सर। और इसके बाद थॉमस एंड्रे निकल पड़ता है उस जगह के लिए जहाँ पर जिनवू और वांग डोंग सू की लड़ाई होने वाली है, जिस पे ड्राइवर बात कर रहे होते हैं। मेरे को लगता है कि कल की सिचुएशन और ज्यादा खराब होने वाली है क्योंकि बहुत ज्यादा डैमेजेस होने वाला है। जिस पे दूसरा ड्राइवर कहता है कि हाँ लगता तो कुछ मेरे को ऐसा ही है। और इस तरफ हम लोग देखते हैं वांग डोंग सू के पेट पर एक काफी ज्यादा तेजी से पंच लगता है। और आप लोगों को तो पता ही यार किसका पंच है। तो हाँ दोस्तों, ये है हमारे हीरो सांग जिनवू का पंच। बाकी जो दोनों लोग होते हैं यहाँ पर वांग डोंग सू के साथी, वो भी देखकर काफी ज्यादा हैरान होते हैं कि अब ये कौन आ पड़ा है यहाँ पर। हम लोग देखते हैं योजिन को जो कि अपने चेहरे पर एक स्माइल देता है और वांग डोंग सू को एक पंच पड़ते ही उसके मुंह से खून आ जाता है और काफी ज्यादा दूर जाके गिरता है। और सामने खड़ा होता है जिनवू जो कि बहुत ही ज्यादा गुस्से में है। जिनवू योजिन को हीलिंग वाटर पिलाता है जिसकी वजह से शायद वो थोड़ा सा रिकवर हो पाए, लेकिन जिनवू को सिस्टम उसको नोटिफाई करके बताता है अगर एचपी 10% से कम है तो आप हीलिंग वाटर का इस्तेमाल कर कर किसी की भी हेल्थ को रिकवर नहीं कर सकते। अब इस चीज को देखकर जिनवू भी थोड़ा सा परेशान होता है। जिनवू अभी भी काफी ज्यादा गुस्से में था और अब एक और समस्या जिसकी वजह से जिनवू और भी ज्यादा गुस्से में होता है। और फिर जिनवू साइड में खड़े जो वांग डोंग सू के दो साथी थे, जिनवू उनकी तरफ देखते हुए उनसे पूछता है कि तुम में से कोई हीलर है क्या, योजिन को हील करो। लेकिन जो उसमें से हीलर होता है वो तो जिनवू से कहता है कि हाँ हमको कोरियन नहीं आती है, क्या बोल रहे हो तुम। और तभी वांग डोंग सू फिर से खड़ा होता है और वो जिनवू की तरफ ही आ रहा होता है। वो अपने साथी से बोलता है कि सांग जिनवू चाहता है कि तुम उस बच्चे को हील करो। और वांग डोंग सू जो कि वो भी काफी ज्यादा गुस्से में होता है, वो जिनवू की तरफ देखते हुए उससे बोलता है तो शायद हम लोग पहली बार मिल रहे हैं ना सांग जिनवू। और जिनवू काफी ज्यादा गुस्से में उन दोनों से बोलता है कि मैं फाइनल वार्निंग दे रहा हूँ, अगर तुम में से कोई हीलर है तो फटाफट इसको हील करो। जिसमें जो हीलर होता है वो जिनवू से कहता है कि तुमने सुना नहीं, इसके लिए तुमको मेरे बॉस से बात करनी पड़ेगी, जब तक वो नहीं कहेंगे मैं किसी को हील नहीं करने वाला हूँ। और फिर जिनवू उसकी तरफ जाता काफी ज्यादा गुस्से में और उसके चेहरे को पकड़ता है और उठा के काफी ज्यादा तेजी से साइड में फेंकता है। और फिर जो दूसरा गुंडा होता है वांग डोंग सू का साथी, जिनवू उससे बोलता है तो क्या तुम भी हीलर हो। जिसपे बोलता है अरे अरे मिस्टर वांग डोंग सू, आपने तो कहा था कि ये जॉब में कोई भी खतरा नहीं है और आप तो सांग जिनवू से पंगा भी नहीं लोगे, ये कर रहा है। और फिर जिनवू उससे दोबारा से पूछता है कि क्या तुम हील करने के लायक हो या नहीं, तुम एक हीलर भी हो या नहीं। जिसपे वो कहता है कि नहीं 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 मैं तो, और वो उससे आगे कुछ बोल पाता, जिनवू उसको भी उठाकर जमीन में पटक देता है। और वांग डोंग सू और जिनवू दोनों ही इस समय काफी ज्यादा गुस्से में हो। वांग डोंग सू जिनवू से कहता है कि मैं जानता था कि तुम ही हो जिसने कि मेरे ब्रदर वांग डोंग सुक को मारा था, है ना, सही बात है ना। योजिन जो कि साइड में घायल पड़ा हुआ होता है, वो जिनवू से कहता है कि ये वांग डोंग सुक का ब्रदर है, प्लीज इससे थोड़ा सा केयरफुल रहना। जिनवू योजिन से बोलता है कि योजिन तुम बोलो मत। वांग डोंग सू जिनवू से फिर से पूछता है कि तुमने मेरा जवाब नहीं दिया सांग जिनवू, क्या तुम वही हो। जिनवू वांग डोंग सू को जवाब देते हुए कहता है कि तुम उसी से पूछ लेना जब तुम उससे दोबारा मिलोगे तो। अब ये बात सुन के वांग डोंग सू और भी ज्यादा गुस्से में जाता है और वो गुस्से में जिनवू के ऊपर काफी ज्यादा तेजी से अटैक करता है। और जिनवू उसके इस अटैक से बड़े ही आसानी से बच जाता है, मानो कि उसके इस अटैक से जिनवू को कोई फर्क ही ना पड़ा हो। और जिनवू उल्टा ही उसके पेट पर एक काफी ज्यादा तेजी से पंच हिट करता है, जिसकी वजह से वांग डोंग सू की तो हालत ही खराब हो जाती है, उसके मुंह से खून आने लग जाता है और वो काफी ज्यादा दूर जाके गिरता है। और सामने जब धूल हटती है तो वांग डोंग सू की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई होती है। जिनवू की सिर्फ एक ही पंच में, अभी तो इसको और भी पंच पड़ेंगे, लेकिन वांग डोंग सू अभी भी गुस्से में था। वो काफी ज्यादा गुस्से में जिनवू की तरफ देख रहा होता है, मानो जिनवू को आज वो मार ही डालेगा। लेकिन जिनवू को तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। जिनवू उड़ते हुए सीधा उसके पास आता है और वांग डोंग सू जिनवू को फिर से अटैक कर पाता उससे पहले ही जिनवू उल्टा उसी के ऊपर अटैक करके उसके ऊपर फिर से एक तगड़ा हिट करता है और उसको फिर जमीन में दे मारता है, जिसकी वजह से उसकी और भी ज्यादा हालत खराब हो जाती है। जिनवू फिर से उसका सर पटकता है और फिर से जमीन में दे मारता है। और जिनवू ऐसा तब तक करता रहता है जब तक कि उसको थॉमस एंड्रे आकर बोलता नहीं है कि बहुत हुआ। तो एक्चुअल में यहाँ पर थॉमस एंड्रे भी आ चुका था और वो जिनवू की तरफ चिल्लाते हुए कहता है कि बहुत हुआ, रुको। और वो वांग डोंग सू से कहता है कि मैंने तुझसे कहा था ना कि इससे पंगा मत लियो। वांग डोंग सू क्या तुम अभी भी जिंदा हो। वांग डोंग सू कहता है हाँ अभी के लिए तो ठीक हूँ। जिसपे थॉमस एंड्रे जिनवू से कहता है कि ऐसा लगता है कि ये तो अच्छे से समझ नहीं पाया, लेकिन मुझे लगता है कि तुम अच्छे से समझ जाओगे काफी अच्छे से, इसको जाने दो और आज जो कुछ भी हुआ इस चीज को एकदम से भूल जाओ, मानो यहाँ पर आज कुछ हुआ ही ना हो। जिसपे जिनवू से कहता है कि और अगर मैं ऐसा ना करूँ तो थॉमस एंड्रे उससे कहता है कि फिर तो मैं अपनी ताकत लगाकर तुमको रोकूंगा। और फिर जिनवू भी वांग डोंग सू को उठा के वहां से दूर फेंक देता है। वो कहता है कि चलो ठीक है
तो ताकत ला के रोक लो मेरे को आज। वांग डोंग सू जो कि अभी आसमान में ही होता है, जिसको जिन्हों ने भी फेंका होता है, लेकिन उसके मन में ये नहीं चल रहा था कि मेरे को जिन्हों ने आज पीटा है। उसके मन में तो चल रहा होता है कि बहुत बढ़िया, तुम्हारे पास कोई भी चॉइस नहीं है जिन्वू, और अब तुमको थॉमस एंड्रे से लड़ना ही होगा मेरे लिए। जिन्वू को मार दो। हाँ थॉमस एंड्रे, जिन्वू को मार दो। और वो भी खुश हो रहा होता है कि अब थॉमस एंड्रे और जिन्वू की फाइट होगी। इस तरफ हम लोग देखते हैं जिन्वू और थॉमस एंड्रे को, जो कि एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं। हालांकि थॉमस एंड्रे जिन्वू से काफी ज्यादा लंबा है, काफी ज्यादा ऊंचा तगड़ा पंदा लग रहा है। जैसा कि हम लोग को मालूम है कि जिन्वू दिखने में मामूली है, ताकतवर तो ये भी है। थॉमस एंड्रे जिन्वू से कहता है कि तू जानता नहीं क्या मैं कौन हूँ, जिसपे जिन्वू से कहता है कि इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो। थॉमस एंड्रे जो कि जिन्वू की तरफ काफी ज्यादा गुस्से में देख रहा होता है, लेकिन वो अपने मन में सोच रहा होता है कि ये जानता है कि मैं कौन हूँ, लेकिन फिर भी ये सब कुछ कर रहा है। तो थॉमस एंड्रे एक बहुत ही ज्यादा गरीब फैमिली में पैदा हुआ। उसके चारों तरफ बस दुश्मन ही दुश्मन थे। उसका नाम कोई नहीं जानता था, कोई भी नहीं, लेकिन उसके पास एक बहुत ही बेहतरीन गिफ्ट था जो कि उसको बाकी लोगों से बहुत ही ज्यादा अलग करता था। और इसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट के दम पर वो बहुत ज्यादा आगे चला गया, बाकी लोगों से तो बहुत ज्यादा आगे। और उसकी वो टैलेंट था ओवरवेलमिंग स्ट्रेंथ। उसके पास बहुत ही ज्यादा पावरफुल स्ट्रेंथ थी, इतनी ज्यादा ताकत कि वो बाकी लोगों से बहुत ज्यादा आगे जा सकता था। उसने ना जाने कितनी लड़ाइयां लड़ी और उसने ये प्रूव किया कि उसका जो टैलेंट है वो कितना ज्यादा कीमती है। उसने अपनी इस ताकत का इस्तेमाल उन लोगों के खिलाफ किया जो कि उसको पहले बहुत परेशान किया करते थे। इसके पास क्या नहीं है, स्ट्रेंथ, अथॉरिटी, वेल्थ, फोर्स, सब कुछ तो है। ये अपनी जिंदगी राजाओं की तरह जीता है। इसके पास अलग अलग प्रकार की काफी सारी पावर्स हैं। और जब इस दुनिया में एक दूसरे प्रकार की ही पावर अपीयर हुई तो इसने उस अपॉर्चुनिटी के थ्रू देखा कि वो एक ट्रू किंग बन सकता है। उसने उन सभी को मिटा दिया जो कि उसके रास्ते में आए, और जो भी उसकी तरफ देखता था वो उसको उसके घुटने पे ले आता था। और थॉमस एंड्रे मानता था वायलेंस ही उसके जीतने का तरीका था। वो अपने एक्सपीरियंस से ये बात जानता था कि जो लोग भी उसकी बात नहीं मानते हैं उनसे कैसे निपटना है। और फिर थॉमस एंड्रे जिन्वू के ऊपर काफी ज्यादा तेजी से अटैक कर देता है। थॉमस एंड्रे के साथ जो बाकी लोग इसके सपोर्ट में आए हुए थे, के साथ ही बाकी हंटर्स लोग जो कि बाहर ही खड़े होते हैं, वो सभी के सभी कहते हैं अरे पीछे हटो पीछे हटो। और यहाँ पर काफी तेजी से थॉमस एंड्रे उड़ते हुए बाहर आते हैं। तो दोस्तों एक्चुअल में थॉमस एंड्रे ने जिन्वू के ऊपर अटैक किया था, लेकिन जिन्वू ने भी थॉमस एंड्रे के ऊपर अटैक किया था। और एक्चुअल में इस अटैक को थॉमस एंड्रे रोक रहा होता है, क्योंकि जिन्वू ने इतना ज्यादा तेज अटैक किया था कि थॉमस एंड्रे काफी ज्यादा पीछे चला गया था। हालांकि थॉमस एंड्रे ने इस अटैक को ब्लॉक कर लिया था, लेकिन वो काफी ज्यादा पीछे चला गया था। उसके लोग थॉमस एंड्रे को इस हालात में देखकर काफी ज्यादा हैरान होते हैं। वो लोग कहते हैं कि मास्टर आप ठीक तो है ना, लेकिन थॉमस एंड्रे उन लोगों को इशारा करते हुए कहता है कि नहीं रुको, इसे तो मैं ही देख लूंगा। और फिर थॉमस एंड्रे को छोड़ के बाकी लोग जो होते हैं वो पीछे जाने लग जाते हैं, ताकि यहाँ पर थॉमस एंड्रे जिन्वू से अच्छी तरीके से फाइट कर सके। इस तरफ हम लोग जिन्वू को देखते हैं जो कि अपने शैडो सोल्जर इग्रीस को कहता है यूजिन को सबसे नियरेस्ट हॉस्पिटल में लेकर जाओ, और एक बात का ध्यान रखना इसको बेहतरीन से बेहतरीन ट्रीटमेंट मिले। और फिर इग्रीस भी यूजिन को लेकर वहाँ से चला जाता है। और अब शुरुआत होगी युद्ध की, एक बहुत ही ज्यादा तगड़ी फाइट जिन्वू के शैडो सोल्जर और थॉमस एंड्रे के लोगों के बीच। तो एक तरफ है जिन्वू की पूरी सेना और दूसरी तरफ है थॉमस एंड्रे की पूरी सेना, और अब ये युद्ध बहुत ही ज्यादा खतरनाक होने वाला है। थॉमस एंड्रे जो कि कहता है कि ठीक है, तो अब हम लोग बात करते हैं, क्योंकि मेरे को ये समय काफी ज्यादा कीमती लग रहा है। लेकिन थॉमस एंड्रे तो अपने मन में सोच रहा होता है इन सब कारनामे का जिम्मेदार मैं भी वांग डोंग सू को नहीं ठहरा सकता हूँ। मानता हूँ उस बेवकूफ ने हरकतें की हैं, लेकिन इस समय मेरी इज्जत वापस लाने का सिर्फ एक ही तरीका है, मेरे को इसको मारना होगा। थॉमस एंड्रे सांग जिन्वू से कहता है अभी भी ज्यादा देर नहीं हुई है, अपनी गलती मान लो और पीछे हट जाओ, और अभी और उसी वक्त अगर तुम मेरे से अपनी जिंदगी की भीख मांगोगे तो मैं तुमको माफ भी कर दूं। लेकिन जिन्वू उसको बड़ा ही प्यारा रिप्लाई देता है भाड़ में जा। थॉमस एंड्रे की तो दिमाग ही खराब हो जाता है, वो तो और भी ज्यादा गुस्से में आता है। वो जिन्वू के ऊपर चिल्लाते हुए कहता है कि तू बास्टर्ड, तेरी इतनी औकात, अब तू बचने वाला नहीं है। और वो पूरे गुस्से में अपनी पूरी ताकत दिखाता है, और उसके बॉडी के सारे मसल्स जो होते हैं वो बाहर आ जाते हैं। उसके पूरे जो कपड़े उसने पहने होते हैं, शर्ट, वो पूरी तरीके से फट जाता है और उसके पूरे शरीर के मसल्स दिखाई देते हैं। वो सांग जिन्वू से कहता है कि तू रिग्रेट करेगा इस बात को लेकर, ये तेरे लिए लास्ट चांस था, लेकिन तूने ये भी नहीं माना। और उसके पूरे बॉडी के मसल्स पूरी तरीके से फूल जाते हैं और वो पूरी गुस्से में जमीन पर एक लात मारता है और जमीन के नीचे पूरी दरार सी आ जाती है। उसके हंटर्स भी रेडी होते हैं फाइट करने के लिए, और इस तरफ जिन्वू के शैडो सोल्जर भी तैयार होते हैं
फाइट करने के लिए। और जिन्वू अपने लोगों से कहता है अटैक करो। थॉमस एंड्रे अपने लोगों से कहता है कि वो लोग आ रहे हैं, तैयार हो जाओ। और फिर जिन्वू के शैडो सोल्जर्स काफी ज्यादा तेजी से थॉमस एंड्रे के लोगों के ऊपर अटैक करते हैं और ये लोग भी तैयार होते हैं उनसे फाइट करने के लिए। और इन दोनों की सेनाएं आपस में बहुत तेजी से टकराती हैं। जो भी आमने सामने आ रहे होते हैं वो एक दूसरे को मार रहे होते हैं। जिन्वू के शैडो सोल्जर एक साथ उन लोगों के ऊपर अटैक करते हैं और थॉमस एंड्रे के भी लोग अपनी जान बचाने के लिए और उनसे फाइट करने के लिए अपनी शील्ड का और अपने स्वॉर्ड्स का इस्तेमाल करके उन लोगों को मार रहे होते हैं। और ये फाइट बहुत ज्यादा तगड़ी होती है। थॉमस एंड्रे भी काफी ज्यादा तेजी से जिन्वू की तरफ ही बढ़ रहा होता है और उसके सामने जितने भी जिन्वू के शैडो सोल्जर्स आ रहे होते हैं वो उनको कीड़े मकोड़ों की तरह कुचल कर आगे जा रहा होता है। और तभी उसके सामने जिन्वू का शैडो सोल्जर टस्क आ जाता है जो कि उसको रोकता है। लेकिन थॉमस एंड्रे कहाँ मानने वाला था, वो हंसते हुए काफी ज्यादा तेजी से उसकी तरफ बढ़ता है और उसके आर पार चला जाता है और उसकी तरफ देखते हुए कहता है कि इन लोग की औकात ही नहीं कि मेरे सामने खड़े भी हो पाए। हालांकि टस्क मरा नहीं वो होता है क्योंकि वो तो रीजनरेट कर लेगा अपने आप को, लेकिन वो जिस तरीके से टस्क के अंदर से निकल के इस पार आ गया था ये चीज तो भाई काफी ज्यादा खतरनाक सीन था। थॉमस एंड्रे जमीन पर आता है और उसके सामने होते हैं जिन्वू के काफी सारे शैडो सोल्जर्स जो कि काफी तेजी से थॉमस एंड्रे के लोगों को खत्म कर रहे होते हैं। और उन्हीं के सामने होता है जिन्वू। जिन्वू भी थॉमस एंड्रे को देख लेता है कि लगता है ये लड़ने के लिए आ गया है और थॉमस एंड्रे काफी ज्यादा तेजी से जिन्वू की तरफ बढ़ रहा होता है जिन्वू को मारने के लिए। लेकिन उसके सामने उसके शैडो सोल्जर आ जाता है। लेकिन थॉमस एंड्रे उसको बड़े ही आसानी से एक पंच मारते हुए कहता है कि साइड हट बे, और जिन्वू की तरफ फिर से काफी तेजी से बढ़ने लग जाता है। लेकिन तभी वो नोटिस करता है कि जिन्वू तो वहाँ पर है ही नहीं, वो एकदम से गायब हो गया है। ये चीज देखकर थॉमस एंड्रे अपने मन में सोच रहा होता है कि ये कहाँ गया। और तभी वो अपने साइड में देखता है जिन्वू काफी तेजी से उसके साइड में आ गया होता है और थॉमस एंड्रे कोई रिएक्ट कर पाता उससे पहले ही जिन्वू उसके ऊपर अपने डैगर से अटैक कर देता है। लेकिन जिन्वू चीज देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है कि उसका डैगर तो उसके ऊपर कोई असर ही नहीं दिखा पाया। जिन्वू ने अपने डैगर से उसके ऊपर अटैक किया था लेकिन उससे तो उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ा। ये वही डैगर है दोस्तों जिसकी हेल्प से जिन्वू ने बड़े बड़े मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करके उनको निपटा दिया था। लेकिन इसके बॉडी के ऊपर तो उसका कोई असर ही नहीं हुआ। जिन्वू चीज देखकर काफी हैरान होता है। इससे पहले जिन्वू कोई और रिएक्ट कर पाता, थॉमस एंड्रे जिन्वू को एक पंच हिट करता है जिसकी वजह से जिन्वू काफी दूर जाके गिरता है। थॉमस एंड्रे जिन्वू की तरफ स्माइल देते हुए कहता है कि ऐसा लगता है कि तू तो नेशनल लेवल हंटर से भी लो है। और फिर थॉमस एंड्रे साइक्नोसिस का इस्तेमाल करता है, यानी कि जिन्वू को अपनी पावर का इस्तेमाल करके अपनी तरफ खींच रहा होता है। इस चीज को देखकर जिन्वू अपने मन में सोचते रहता है क्या साइक्नोसिस। थॉमस एंड्रे तो काफी ज्यादा खुश होता है, मुस्कुरा रहा होता है कि वो जिन्वू को अब मारने ही वाला है कि तेरे में और मेरी स्ट्रेंथ में देख ले कितना डिफरेंस है और अब तो तू गया। लेकिन जिन्वू भी कहाँ हार मानने वाला था। और वैसे भी दोस्तों हम लोगों को तो मालूम ही है ना कि जिन्वू अपने दुश्मन से थोड़ा सा मजे लेता है और इसीलिए जिन्वू वो भी अपनी पावर का इस्तेमाल करता है। और अब ये चीज देखकर तो थॉमस एंड्रे भी काफी हैरान होता है। वो कहता है क्या कहीं ये प्लानिंग तो नहीं कर रहा है ना कि ये मेरे को इस तरीके से मेरे ऊपर हिट करेगा। नहीं 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 नहीं। तो और जिन्वू भी, तो जिन्वू और थॉमस एंड्रे दोनों ही सेम पावर का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, यानी कि दोनों के दोनों एक दूसरे को ही अपनी तरफ खींच रहे होते हैं। और थॉमस एंड्रे इस चीज को देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है। अपने मन में सोचते हुए कहता है ये बास्टर्ड कहीं ये तो नहीं सोच रहा है ना कि ये मेरे को अपनी तरफ खींच कर मेरे ऊपर अटैक करेगा। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं हो पाएगा। और वो इसके आगे कुछ सोच पाता कि तभी जिन्वू काफी ज्यादा तेजी से उसकी तरफ आता है और उसके मुंह पर एक पंच हिट करता है जिसकी वजह से उसके मुंह से खून आ जाता है और वो काफी ज्यादा दूर जाके गिरता है। थॉमस एंड्रे अपने मन में सोचते हुए कहता है कि मेरा खून निकल रहा है। और वो काफी ज्यादा गुस्से में खड़ा होता है और जमीन पर एक लात मारता है जिसकी वजह से जमीन के चारों तरफ दरार पड़ जाती है। लेकिन थॉमस एंड्रे अभी भी मुस्कुरा रहा होता है, लेकिन उससे पहले वो कुछ और कर पाता। जिन्वू उसके फिर से काफी ज्यादा क्लोज आता है और उसके ऊपर एक पंच हिट करने जाता है और उससे कहता है कि क्या कहा था तुमने अभी कि तुम्हारी और मेरी पावर में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। और फिर जिन्वू अपनी स्पीड स्किल का इस्तेमाल कर थॉमस एंड्रे के ऊपर चारों तरफ से अटैक कर रहा होता है और थॉमस एंड्रे भी परेशान हो जाता है इस अटैक से। वो गुस्से में कहता है कि ठीक है, मेरे को तेरे को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए था, मैंने तेरे को बहुत ज्यादा अंडर एस्टिमेट कर लिया। और फिर वो रीफोर्समेंट का इस्तेमाल करता है। इस तरफ हम लोग सिटी में देखते हैं मिस्टर वाइट भी अपने लोगों के साथ इसी जगह पर आ रहे होते हैं जहाँ पर जिन्वू और थॉमस एंड्रे के बीच फाइट हो रही होती है। उनका साथी उनसे पूछता है कि मिस्टर वाइट वैसे वहाँ पर चल क्या रहा है। मिस्टर वाइट उससे कहते हैं अभी कुछ भी एक्सप्लेन करने का बिल्कुल भी समय नहीं है। जिसपे वो कहता है कि मैं जानता हूँ कि शायद आप मेरे को ऐसा कुछ नहीं बता सकते हैं एक नॉर्मल सिविलियन के तौर पर, लेकिन अगर हम उस जगह पर जा रहे हैं तो मेरे को पता होना चाहिए कि वहाँ पर क्या हो रहा है। हम अपनी जिंदगी को खतरे में डाल रहे हैं। और इस तरफ थॉमस एंड्रे अपने न्यू फॉर्म में आता है जो कि काफी ज्यादा ही अलग लग रहा होता है। मिस्टर वाइट बताते हैं वहाँ पे 4 इंसान थे जिन्होंने रूलर्स की स्ट्रेंथ को लिया था और वो शायद उन 5 लोगों में से थे जो कि कैमिश की रेड में सरवाइव कर गए थे। और उनमें से जो 4
4 थे वो थे नेशनल लेवल हंटर, और हाँ उनमें से एक थॉमस एंड्रे भी था। और इस तरफ हम लोग जिन्वू को देखते हैं जो कि थॉमस एंड्रे का नया फॉर्म देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है। उसकी तो आंखें खुली की खुली रह जाती हैं कि आखिरकार अब ये किस रूप में आ गया है। और थॉमस एंड्रे फुल बीस्ट फॉर्म में आ गया होता है जो कि काफी ज्यादा खतरनाक लग रहा होता है, और वो जिन्वू की तरफ ही काफी ज्यादा तेजी से बढ़ रहा होता है। जिन्वू भी उसकी तरफ अटैक करने के लिए काफी ज्यादा तेजी से बढ़ रहा होता है, लेकिन तभी थॉमस एंड्रे काफी ज्यादा गुस्से में जिन्वू के ऊपर अटैक करता है। इस चीज को जिन्वू देख लेता है कि इसका अटैक इस बार तो काफी ज्यादा अलग है, और वो जिन्वू के ऊपर काफी ज्यादा तेजी से अटैक करता है। और जिस जगह पर वो अटैक करता है उसके चारों तरफ की जो पूरी जमीन होती है उसमें दरार सी आ जाती है, पूरी जमीन ही उखड़ जाती है, वहां से चारों तरफ सिर्फ तबाही होती है। और तभी हम देखते हैं कि एक्चुअली जिन्वू इस अटैक से बच गया था, वो वहां से जंप मारकर ऊपर आ गया था। और अब ये चीज देखकर, इतनी ज्यादा खतरनाक पावर देखकर तो जिन्वू भी काफी ज्यादा हैरान था। और तभी थॉमस एंड्रे जिन्वू की तरफ देखते हुए कहता है कैप्चर। और थॉमस एंड्रे के जितने भी लोग होते हैं, हंटर्स वगैरह होते हैं, वो लोग चिल्लाते हुए कहते हैं कि मास्टर से दूर हट जाओ, जल्दी हटो वहां से। जिन्वू के शैडो सोल्जर भी ये सब कुछ देखकर काफी ज्यादा हैरान हो रहे होते हैं। और तभी उनके ऊपर बहुत तेजी से अटैक होता है और वो सभी के सभी लोग कहीं पे जाने लग जाते हैं। वहाँ पर कोई गोल सी चीज आ गई थी जिसके अंदर ये सभी के सभी लोग खींचे चले जा रहे थे। अब ये चीज देखकर जिन्वू भी वहाँ पर जो दीवार होती है उसमें थोड़ा सा अपने आप को बचा लेता है ताकि वो उसके अंदर ना जाए। वो अपने मन में सोचते हुए कहता है कि ये कितनी ज्यादा इनक्रेडिबल स्ट्रेंथ है, बहुत ज्यादा ताकत, ऐसा लगता है कि एक ब्लैक होल है। मैं भी इस चीज के अंदर चला जाता अगर मेरे पास रूलर्स अथॉरिटी नहीं होती तो। जिन्वू तो बस इस चीज से सिर्फ बच रहा होता है, लेकिन उसके सारे शैडो सोल्जर्स उसके अंदर कैप्चर होते जा रहे होते हैं। अब जिन्वू भी उन लोगों को देख रहा होता है, वो कुछ भी नहीं कर पा रहा होता है। और फिर यहाँ पर बचते हैं सिर्फ थॉमस एंड्रे और जिन्वू। जिन्वू थॉमस एंड्रे से थोड़ा सा ऊपर होता है, जो कि सब कुछ थॉमस एंड्रे को करते हुए देख रहा होता है। थॉमस एंड्रे कहता है इस बार तो मैं नहीं छोड़ूंगा। और जिन्वू सिर्फ ऊपर बैठकर ये सब कुछ देख रहा होता है, वो भी काफी ज्यादा हैरान होता है। थॉमस एंड्रे जिन्वू से कहता है कि तू इस बार नहीं बचेगा। इस तरफ हम बाकी सभी हंटर्स को देखते हैं जिनकी हालत काफी ज्यादा खराब हो गई होती है, क्योंकि थॉमस एंड्रे के इस अटैक से जिन्वू के शैडो सोल्जर्स और जिन्वू ही नहीं बाकी सभी लोग भी जो थे वो भी अफेक्ट हो गए थे। और इस वजह से जो हंटर्स सही सलामत थे वो बाकी हंटर्स जो कि घायल हो गए थे उन सभी को उस जगह से बाहर निकाल रहे होते हैं। वो हंटर्स कह रहे होते हैं कि जल्द से जल्द मास्टर से दूर हटो। थॉमस एंड्रे जो कि अब तैयार होता है जिन्वू से लड़ने के लिए। दूर खड़े जो बाकी हंटर्स होते हैं वो भी थॉमस एंड्रे को ही देख रहे होते हैं, जो कि बहुत ज्यादा गुस्से में होते हैं। और वो लोग भी समझ गए होते हैं कि अब युद्ध बहुत तगड़ा होगा। और फिर थॉमस एंड्रे देखते ही देखते काफी तेजी से एक बहुत तगड़ा जंप मारता है और सीधा जिन्वू के पास जाता है। लेकिन जिन्वू के पास जाकर वो जिन्वू पर अटैक कर पाता उससे पहले ही जिन्वू उसके सर के ऊपर पैर रख के वहां से बहुत ऊंची जंप मारता है और उसके उस अटैक से बच जाता है। जिन्वू आसमान में उड़ता हुआ अपने मन में सोच रहा होता है कि अब तो इससे अच्छे से लड़ना ही पड़ेगा। थॉमस एंड्रे जो कि जिन्वू की तरफ देखते हुए फिर से अपनी पावर का इस्तेमाल करता है और कहता है कैप्चर। और फिर जिन्वू काफी ज्यादा तेजी से थॉमस एंड्रे की तरफ खींचता चला जा रहा होता है। और फिर जिन्वू भी अपनी स्किल रूलर्स अथॉरिटी को एक्टिवेट करता है और फिर वो भी थॉमस एंड्रे को अपनी तरफ खींचने लग जाता है। और अब ये दोनों ही एक दूसरे को अपनी तरफ काफी ज्यादा तेजी से खींच रहे थे। थॉमस एंड्रे अपने मन में सोच रहा होता है कि क्या ये मेरे को भी अपनी तरफ काफी ज्यादा तेजी से खींच रहा है, लेकिन पहले बार की तुलना में ये इस बार काफी ज्यादा तेजी से मेरे को अपनी तरफ खींच रहा है। लगता है ये मेरे से हेड टू हेड फाइट करना चाहता है, तो चलो ठीक है फिर करते हैं इसके साथ मजे। और फिर थॉमस एंड्रे दोबारा से अपनी रीफोर्समेंट स्किल का इस्तेमाल करता है बहुत ज्यादा तेजी से। ये एक दूसरे को ही काफी ज्यादा तेजी से एक दूसरे की तरफ खींच रहे होते हैं और बहुत ज्यादा तेजी से इन दोनों का हाथ एक दूसरे के हाथ से टकराता है। थॉमस एंड्रे का जो कवच होता है वो तो पूरी तरीके से ही डिस्ट्रॉय हो जाता है। अब इस चीज को देखकर तो थॉमस एंड्रे की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं कि आखिरकार किस तरीके से इसने मेरे पूरे कवच को ही डिस्ट्रॉय कर दिया। लेकिन जिन्वू को इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ा होता, वो तो बड़े ही आराम से थॉमस एंड्रे को देख रहा होता है। और थॉमस एंड्रे बहुत ज्यादा पीछे जाके गिरता है, उसके मुंह से आवाज आ रही होती है क्योंकि उसको काफी ज्यादा पेन हो रहा होता है। और फिर जिन्वू भी काफी ज्यादा तेजी से थॉमस एंड्रे की तरफ जाता है और उसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन थॉमस एंड्रे वहां से उठ के फटाक से थोड़ा सा पीछे चला जाता है ताकि वो जिन्वू के इस अटैक से बच पाए। और वो जिन्वू के इस अटैक से बच भी जाता है, लेकिन फिर से जिन्वू उसको पकड़ता है और बहुत ज्यादा तेजी से उसके मुंह के ऊपर अपने पैर से अटैक करता है ताकि उसने जो सूट पहना हुआ होता है उसको पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय किया जा सके। और इस तरफ बाहर का सीन देखते हैं, मिस्टर वाइट अपने साथी के साथ यहाँ पे पहुंचते हैं। वो यहाँ का सीन देखकर उसका साथी कहता है ओ माय गॉड, ये मैजिकल पावर तो बहुत ज्यादा है, आखिरकार कौन से मॉन्स्टर्स फाइट कर रहे हैं। और ये लोग बस दूर खड़े होकर इस फाइट को देख रहे होते हैं। चारों तरफ बस तबाही तबाही होती है क्योंकि जिन्वू और थॉमस एंड्रे इस तरीके से फाइट कर रहे थे कि आसपास की जितनी भी चीजों से वो टकरा रहे थे वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जा
जा रही। तभी उनका साथी कहता है, हाँ ये थॉमस एंड्रे ही है, मिस्टर व्हाइट का साथी। मिस्टर व्हाइट से कहता है कि मिस्टर व्हाइट अब हमको क्या करना चाहिए, जिसपे मिस्टर व्हाइट कहते हैं कि ऑफ कोर्स हम लोग को इनको रोकना चाहिए। उनका साथी कहता है, क्या सीरियसली तुम इनको रोक पाओगे? और जब सामने से धूल हटती है तो हम लोग देखते हैं कि असल में जिन्वू थॉमस एंड्रे को इतनी ज्यादा तेजी से पंच हिट कर रहा था उसके मुंह के ऊपर, ताकि उसने जो सूट पहना हुआ होता है उसको पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर सके। और जिन्वू काफी तेजी से बहुत ज्यादा गुस्से में बस थॉमस एंड्रे के ऊपर अटैक करते ही जा रहा था बिना रुके लगातार। थॉमस एंड्रे जो कि कहता है कि आखिरकार किस तरीके से एक मैजिक टाइप का हंटर के पास इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ और इतनी ज्यादा स्पीड है। मैं हार जाऊंगा, नहीं 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 नहीं, मेरे को नहीं हारना है, नामुमकिन, ऐसा नहीं हो सकता। और फिर से वो जिन्वू के ऊपर अटैक करने के लिए जाता है और कहता है कि नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, मैं इससे हार नहीं सकता। लेकिन जिन्वू उसके हाथ को साइड करते हुए फिर से उसके ऊपर काफी ज्यादा तेजी से अटैक करने लग जाता है। थॉमस एंड्रे जो कि अपने मन में सोच रहा होता है कि नहीं 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 नहीं, मेरी स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा कमजोर कैसे सकती है, नहीं 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 नहीं, ये मैं इससे हार नहीं सकता हूँ, ये बहुत ज्यादा तेजी से मेरे ऊपर अटैक कर रहा है। और चिल्लाते हुए कहता है, मैं थॉमस एंड्रे हूँ, तुझे क्या लगता है कि तू मेरे को इन सब चीजों से हरा देगा? सिर्फ ऐसा करके ऐसा नहीं होगा। जिस पे जिन्वू उसको बड़े ही प्यार से रिप्लाई देता है कि जैसा कि मैंने तुमको कहा था, मेरे को इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो। और काफी तेजी से थॉमस एंड्रे के ऊपर अभी भी लगातार अटैक कर रहा होता है। हालांकि मिस्टर व्हाइट जिन्वू के ऊपर चिल्लाते हुए कहते हैं कि हंटर सांग जिन्वू बस बहुत हुआ, रुक जाइए, प्लीज प्लीज रुक जाइए। जिन्वू भी उसकी आवाज सुन लेता है और फिर जिन्वू अपना आखिरी पंच मारता है, जिससे कि थॉमस एंड्रे के फेस के ऊपर जो कवच लगा हुआ होता है वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता है। और थॉमस एंड्रे इस चीज को देखकर समझ जाता है कि वो हार गया है और वो कहता है कि मैं हार मानता हूँ। और जिन्वू उसके फेस के ऊपर अपना आखिरी पंच मार के उसके फेस का शकल बिगाड़ देता है उससे पहले ही। उसकी बात सुनकर जिन्वू रुक जाता है। थॉमस एंड्रे कहता है कि हाँ मैं हार मानता हूँ, मैं हार गया। और फिर जिन्वू भी रुक जाता है। अब इस चीज को देखकर मिस्टर व्हाइट, बाकी सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं। उनकी आंख, मुंह, कान, जो कुछ भी भाई सब कुछ उनकी खुली खुली रह जाती है। उनके शरीर से पसीने टपक रहे होते हैं कि आखिरकार किस तरीके से इसने थॉमस एंड्रे को हरा दिया। और इस समय थॉमस एंड्रे अपने सबसे ज्यादा मोस्ट पावरफुल फॉर्म में थे और इस स्टेट में थॉमस एंड्रे को हरा पाना नामुमकिन है। आखिरकार इसने कैसे कर दिया ये? वो अपने मन में सोच रहे होते हैं कि आखिरकार इस दुनिया में कितने ऐसे हंटर्स हैं जो कि इनके साथ ऐसा कर सकते हैं। आखिरकार ऐसा कोई हंटर है भी? और अगर ये बात लोगों को पता लग गई तो लोग काफी ज्यादा क्रेजी हो जाएंगे। और फिर मिस्टर एक जो हीलर होता है उससे कहते हैं कि जल्द से जल्द इनको ट्रीट करो। और वो हीलर भी काफी यार तेजी से अपनी पूरी ताकत लगाकर थॉमस एंड्रे को हील कर रहा होता है। वो मिस्टर व्हाइट से कहता है इनके शरीर के अंदर जितनी भी हड्डियां हैं ना वो टूट चुकी हैं और ये काफी ज्यादा घायल हैं और इनका खून रुक भी नहीं रहा है। मेरे को नहीं लगता कि मैं अकेला ऐसा कुछ कर पाऊंगा, मेरे को बाकी लोगों की भी जरूरत पड़ेगी, सभी लोगों की। और ये इस समय सिर्फ इसीलिए जिंदा है क्योंकि एक नेशनल अथॉरिटी हंटर है। एक नेशनल लेवल के हंटर के अलावा इतने ज्यादा पावरफुल अटैक को झेल पाना नामुमकिन ही है। अगर इनकी जगह कोई दूसरा हंटर होता तो पहले ही मर गया होता कुछ अटैक्स में ही। बाकी सभी जो थॉमस एंड्रे गिल्ड के मेंबर होते हैं वो लोग भी काफी ज्यादा घायल हो गए होते हैं, लेकिन कोई भी उसमें से मरा नहीं होता है। मिस्टर व्हाइट जो कि अपना सर पकड़ते हुए काफी ज्यादा गुस्से में कहते हैं कि ये सब कुछ इतना ज्यादा बुरा हो गया, मैंने सोचा नहीं था। तभी उनका साथी उनको आगे कहता है कि मिस्टर व्हाइट, वांग डोंग सू वो सांस नहीं ले रहा है। इसके बाद हमको वांग डोंग सू को दिखाया जाता है जो कि सच में सांस नहीं ले पा रहा होता है, मानो वो पूरी तरीके से मर गया हो। और हम लोगों को मालूम ही है कि इसके साथ सांग जिन्वू ने क्या किया है। अगर आप लोगों को नहीं मालूम तो थोड़ी देर में पता चल ही जाएगा कि आखिरकार इसके साथ क्या हुआ है। वो बंदा आगे बताता है कि हंटर सांग जिन्वू भी वहाँ से डिसअपेयर हो गए हैं। इसके बाद हम लोग जिन्वू को देखते हैं जो कि एक बिल्डिंग के ऊपर बैठकर पूरे शहर का नजारा देख रहा होता है। तो एक्चुअल में जिन्वू ने यहाँ पर बेरू के साथ शैडो एक्सचेंज स्किल का इस्तेमाल करके अपनी पोजीशन को स्वैप्ड कर लिया था, यानी कि अब इस समय जिन्वू कोरिया में है और यूएस में इस समय बेरू पहुंच गया है। और इस तरफ जो बेरू होता है वो अमेरिका के अंदर अपनी एबिलिटीज का इस्तेमाल कर कर योजिन को हील कर रहा होता है और वो अपनी पूरी कोशिश कर रहा होता है कि वो योजिन को ठीक कर पाए। और इस तरफ हम लोग जिन्वू को देखते हैं जिसने की अपना एक नया शैडो सोल्जर बना लिया होता है। और वो नया शैडो सोल्जर जिन्वू से कहता है कि माई किंग, जिसपे जिन्वू से कहता है कि हाँ क्या हुआ। जिस पे वो शैडो सोल्जर कहता है आप मेरे को कोई नाम दे दीजिए। जिस पे जिन्वू से कहता है इसका नाम, वैसे तुम काफी ज्यादा ग्रिडी हो तो ग्रिडी कैसा नाम रहेगा, वैसे तुम इस समय सोच क्या रहे हो, वांग डोंग सू। तो एक्चुअल में ये जो शैडो सोल्जर था ये कोई और नहीं, ये वांग डोंग सू था और अब इसका नाम ग्रिडी है।
तो जिन्वू को शैडो सोल्जर ग्रिडी जिन्वू से कहता है कि थैंक यू माय किंग, जिस पे जिन्वू कहता है हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, और अब दोबारा से फ्लोर की तरफ मुंह करके लेट जाओ। तो जिन्वू यहाँ पर उसको थोड़ी सी पनिशमेंट दे रहा था, क्योंकि वांग डोंग सू को तो वो पनिशमेंट दे नहीं पाया, क्योंकि वो जिन्वू के थोड़े से अटैक में मर गया, और इसीलिए जिन्वू इस शैडो सोल्जर को थोड़ा सा परेशान कर रहा है, इससे मजे ले रहा है। सिर्फ इंटरनेशनल गिल्ड कॉन्फ्रेंस में अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जिन्वू दोबारा से यूएस में आ गया था, क्योंकि जैसे कि जिन्वू के 3 घंटे पूरे हो चुके होंगे, तो इसलिए जिन्वू ने फिर से बेरू के साथ अपनी जो पोजीशन है वो स्वैप कर ली होगी। जिन्वू चेयरमैन से कहता है कि यहाँ पर काफी सारे रिपोर्टर्स हैं, जिसपे चेयरमैन जिन्वू से कहता है ऐसा लगता है कि आपकी कल की फाइट के बारे में इन लोगों को पता चल गया है, क्योंकि मेरे को काफी ज्यादा चिंता हो रही है। आज तुम लोगों का अटेंशन अपनी तरफ लाने से रोक नहीं पाओगे, हर कोई तुम्हारी ही चर्चा कर रहा है, तुम्हें ही हर कोई जानना चाहता है, लेकिन वो अपने मन में तो कुछ और ही सोच रहे होते हैं। वो अपने मन में सोच रहे होते हैं कि ओ तो जिसने पूरे स्केवेंजर गिल्ड को हिला के रख दिया, उन सब के पीछे ये इंसान है। इसके बाद वो आगे जिनको बताते हैं कि बाकी सभी जो इन्फॉर्मेशन है हमको वहाँ से मिल गई है, और वांग डोंग सू ने जो भी कारनामा किया था उन सब के इन्फॉर्मेशन जो है वो हंटर ब्यूरो को ऑफिशियली तौर पर पता चल जाएगी, और वो इंसिडेंट के बारे में जो कुछ भी वहाँ पर हुआ था सब कुछ पता लगा लेंगे। जिन्वू जो कि अपने मन में सोच रहा होता है कि मेरे को इंसिडेंट के बारे में अब ज्यादा कुछ नहीं सोचना चाहिए, और मैं अमेरिका सिर्फ एक ही रीजन से आया था, और जैसे ही मेरे को उस चीज के बारे में पता चल जाएगा जो कि मैं यहाँ पर जानने के लिए आया था, तो मेरा काम हो जाएगा। जिसके बाद चेयरमैन जिन्वू को ईयरबड देते हुए कहते हैं कि ये रखो, इस ईयरबड के थ्रू हम हर चीज तुमको ट्रांसलेट करके बता देंगे जो कुछ भी वहाँ पर बताया जा रहा होगा। इसके बाद जिन्वू भी उस रूम में एंट्री लेता है, जहाँ पर दुनिया भर के बहुत सारे गिल्ड के हंटर्स आए हुए थे, और सभी लोग सिर्फ जिन्वू को ही देख रहे होते हैं, और उसी में होता है चाइना का 7 स्टार का हंटर, और इस समय सभी की नजर होती है जिन्वू पर। सभी लोग यहाँ पर आपस में बात कर रहे होते हैं। वो लोग बात कर रहे होते हैं, अरे ये तो वही एशियन का हंटर है ना, जिसने कल थॉमस एंड्रे को हराया था, और उसको तब तक पीटता रहा था जब तक कि वो मरने जैसी हालात में नहीं आ गया था। और दूसरी तरफ जो टोक्यो में गेट ओपन हुआ था, उसमें भी इसने काफी ज्यादा मदद की थी उन लोगों की ना। इसने थॉमस एंड्रे के कवच को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया, और ये इस तरीके से यहाँ पर आया है जैसे कि बाकी हंटरों का किंग है। मैं तो विश्वास ही नहीं कर पा रहा हूँ। और जिन्वू बड़े ही आराम से वहाँ पर आके बैठ जाता है। बाकी सभी जो लोग होते हैं वो सिर्फ जिन्वू को ही देख रहे होते हैं। सभी लोग यहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो हर कोई सिर्फ जिन्वू को ही देख रहा होता है। और तभी यहाँ पर एक डॉक्टर एंट्री लेते हैं और उन सभी लोगों को बताते हैं कि हेलो, मैं हूँ डॉक्टर बेल्जर। मुझे आशा है कि आप सभी लोग इस चीज के बारे में जानते होंगे कि रिसेंटली जो अभी काफी सारे गेट्स ओपन हो रहे हैं और उनके अंदर से काफी सारे ताकतवर मॉन्स्टर्स अपीयर हो रहे हैं। लेकिन मेरे को इतना मालूम है कि आप में से बहुत कम ही लोग होंगे जो कि ये जानते होंगे कि ये जो अनयूजुअल एक्टिविटी हो रही है, जो कि एटमॉस्फेयर के ऊपर काफी ज्यादा तेजी से बढ़ रही है। लेकिन मैं इस मैजिकल एनर्जी को एक दूसरा ही नाम देना चाहूंगा, क्योंकि ये बाकी एनर्जीज के मुकाबले में बहुत ज्यादा डिफरेंट है। और जब तक हम लोगों को इसका एक बेहतर नाम नहीं मिल जाता है कि आखिरकार हम इस एनर्जी को क्या कहें, तब तक के लिए मैं इस एनर्जी को मैगीस्फेयर कहूंगा। इसके बाद वो इन सभी लोगों को एक मैप दिखाते हुए कहते हैं कि वर्ल्ड में इस जगहों पर ये एनर्जी बहुत ही ज्यादा तेजी से निकल रही है, और ये इस समय काफी सारी कंट्रीज के आसमान में है। और हमने इस फेनोमेना को टोटल 9 प्लेसेस पे डिटेक्ट किया है, और उन सभी 9 जगहों में से हम लोग को मैगीस्फेयर को लेकर ज्यादा चिंतित होने वाली जगह है वो है ये सियोल, साउथ कोरिया में। अब इस चीज को देखकर बाकी सभी जो हंटर्स यहाँ पर लोग आए हुए होते हैं कहते हैं क्या साउथ कोरिया, अरे साउथ कोरिया ये तो। और फिर से सभी लोग जिन्वू को देखने लग जाते हैं। तभी डॉक्टर बाकी सभी लोगों से कहते हैं कि आप लोगों को इस तरीके से मिस्टर सांग जिन्वू को देखने की जरूरत नहीं है, और अगर सांग जिन्वू को मैगीस्फेयर के बारे में पहले ही पता होता तो शायद ये इस चीज को पहले ही खत्म कर चुके होते। जिन्वू जो कि अपने मन में सोच रहा होता है कि 9 प्लेसेस, शायद ये कहीं ना कहीं किसी तरीके से जो नंबर ऑफ सोवेरियंस है उनसे कनेक्टेड है। डॉक्टर आगे बताते हैं कि जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस समय हम लोग इस चीज से डील नहीं कर सकते हैं। हमें नहीं पता कि आखिरकार इस चीज से हमको किस तरीके से लड़ना है या किस तरीके से हमको इस चीज का सामना करना है, लेकिन हम लोग इससे डील नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हमको इससे डील करना ही नहीं है, और शायद दुनिया एक बार फिर से बहुत बड़ा चेंज देखे एक बार फिर से। और तभी साइड में खड़े मिस्टर डेविड जो होते हैं वो डॉक्टर से बोलते हैं कि डॉक्टर बेल्जर, क्या अब आपकी बात खत्म हो चुकी है? जिसपे वो भी कहते हैं हाँ बिल्कुल। मिस्टर डेविड कहते हैं कि ठीक है, इसके आगे मैं संभालूंगा। मिस्टर डेविड बाकी सभी लोगों को कहते हैं कि मैं यहाँ पर आप लोगों को बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट, काफी ज्यादा अर्जेंट चीज अनाउंस करने के लिए आया हूँ, जो कि यहाँ पर आए हुए सभी हंटर्स के लिए काफी ज्यादा जरूरी है। और मेरे को ये बताते हुए बहुत ही ज्यादा दुख हो रहा है कि लगभग 2 हफ्ते पहले हंटर क्रिस्टोफर एक असैसिनेशन ग्रुप के द्वारा मारे गए, और अभी तक हम लोग उस असैसिनेशन ग्रुप को नहीं जान पाए हैं कि आखिरकार वो लोग कौन थे।
अब ये बात सुनते ही यहाँ पर हड़बड़ी सी मच जाती है। बाकी सभी जो लोग होते हैं आपस में बात करने लगते हैं, कहते हैं क्या नेशनल लेवल हंटर क्रिस्फर को असैसिनेट कर दिया गया है? क्या ये किसी प्रकार का जोक है? अरे नहीं, ऐसा तो सिर्फ वही कर सकता है जिसके पास उतनी ही ज्यादा ताकत हो। कहीं ऐसा करने वाला वही बंदा तो नहीं है ना जो कल थॉमस एंड्रे से लड़ा था। और फिर से सभी लोग सांग जिनवू को देखने लग जाते हैं। अब जिनवू भी इस चीज को नोटिस कर लेता है, लेकिन वो कुछ भी यहाँ पर मूवमेंट नहीं करता है। वो बस आराम से अपने दिमाग में मिस्टर क्रिस्फर के बारे में ही सोच रहा होता है। मिस्टर डेविड आगे बताते हैं कि मिस्टर क्रिस्फर की ये वाली न्यूज हम कल ऑफिशियली सभी लोगों को बता देंगे, और मैं आप सभी लोगों से अनुरोध करता हूँ कि आप सभी लोग बिना किसी मिसअंडरस्टैंडिंग के मेरी बात ध्यान से सुनिए। और इस क्राइम के पीछे हम लोग को एक इंसान के ऊपर शक है, और वो है सस्पेक्ट एस। अब इस चीज को देखकर जिन्होंने थोड़ा सा हैरान होता है, लेकिन वो अपने फेस का एक्सप्रेशन बिल्कुल भी चेंज नहीं करता है। लेकिन वो भी समझ गया होता है कि यहाँ पर किसकी बात हो रही है। तो एक्चुअल में यहाँ पर जिन्हों के फादर की बात हो रही होती है, जिसको कि मिस्टर डेविड अभी के लिए यहाँ पर सस्पेक्ट एस कह रहे हैं। यहाँ पर आए हुए जो हंटर होते हैं वो अपने मन में काफी सारी चीजें सोच रहे होते हैं। तो उनमें से जो हंटर होता है अपने मन में सोच रहा था तो वो सांग जिन्वू नहीं है जो कि कल थॉमस एंड्रे से लड़ा था। तभी दूसरा हंटर अपने मन में सोच रहा था लेकिन इसकी शक्ल तो एशियन इंसानों जैसी लग रही है, और इसकी शक्ल को देखकर कुछ ऐसा सा लग रहा है कि यहाँ पर बैठा हुआ एक इंसान जो कि इसी की तरह लग रहा है। और ये जो दोनों हंटर होते हैं जो कि मन में ऐसा कुछ सोच रहे होते हैं, जिन्वू के जस्ट आगे ही बैठे होते हैं। वो अपने मन में सोच रहे होते हैं नहीं, पीछे मुड़ के नहीं देखना है। और वो जिन्वू के ऊपर पूरे शक तो कर रहे होते हैं, लेकिन उनकी इतनी औकात ही नहीं होती है कि वो पीछे मुड़कर जिन्वू के ऊपर शक भी कर सके या उसको देख भी सके। और इसीलिए उनकी काफी ज्यादा हालत खराब हो रही होती है। वो सोच रहे थे कि जिन्वू से रिलेटेड तो होगा, लेकिन फिर भी वो पीछे नहीं देख पा रहे होते हैं। अपने मन में बस यही सोच रहे होते हैं कि नहीं, पीछे नहीं देखना है। और वैसे भी जितने भी एशियन लोग हैं वो सभी के सभी एक जैसे तो लगेंगे ना। जिन्वू जो कि काफी ज्यादा गुस्से में होता है, वो अपना दांत दबाते हुए कहता है क्यों, आखिरकार मेरे फादर ही क्यों? जिन्वू अपने मन में सोच रहा होता है कि जो डंजन होता है वो रूलर्स की टेरिटरी होती है, जहाँ पे रूलर्स राज करते हैं। और जिन्वू को कैमिस की वो बात याद आती है जहाँ पर कैमिस ने उसको बताया था कि माई किंग, वहाँ पर 4 इंसान थे जिन्होंने की रूलर्स की स्ट्रेंथ को लिया था, आप उनसे सावधान रहिएगा। जिन्वू कहता है मैं नहीं जानता कि आखिरकार क्यों रूलर्स ने एक मॉन्स्टर को भेजा मेरे फादर के रूप में। शायद यहाँ पर जो केमिस्ट कह रहा था क्या वो सही था? मिस्टर डेविड आगे बताते हैं कि हम लोगों को ये इंसान यूएस के एक गेट में मिला था, जिसको कि शुरुआत में एक मॉन्स्टर के तौर पर माना गया, लेकिन ये इंसानों की भाषा बोल सकता था। और इसीलिए हमने एस रैंक के हंटर वांग डोंग सू से रिक्वेस्ट की थी, जो कि कोरियन बोलते थे, कि इस चीज में वो हमारी मदद करें। लेकिन वहाँ पर कुछ बात बन पाती उससे पहले ही उसने मिस्टर वांग डोंग सू के ऊपर अटैक करके वो वहाँ से भाग गया, और हंटर एसोसिएशन हेडक्वार्टर भी कुछ नहीं कर पाया। वो इस तरीके से वहाँ से गायब हो गया मानो कोई परछाई की तरह। और जो कल्प्रिट है वो बहुत ज्यादा पावरफुल था, उसने मिस्टर वांग डोंग सू को हरा दिया, जो कि स्कैवेंजर गिल्ड में एक मेन फोर्स के मेंबर थे। और इस तरीके का स्ट्रॉन्ग ह्यूमनॉइड मॉन्स्टर जो कि डंजन से भाग गया, हो सकता है कि इसी ने मिस्टर क्रिस्फर के ऊपर अटैक किया हो। और यही सब बातें मेरे को आज आप लोगों को बतानी थी। अब ये बातें सुनकर जिन्वू भी काफी ज्यादा हैरान होता है। जिन्वू यहाँ पर कुछ बातें याद कर रहा होता है जो कि अभी मिस्टर डेविड ने बताई थी। वो कहता है उन्होंने वांग डोंग सू से बात की थी, तो जिन्वू वही बात याद कर रहा होता है जो कि उसके फादर ने वांग डोंग सू को पीटते समय कही थी उससे, कि साउथ कोरिया में कदम मत रखना। मैं ये अपने बेटे के लिए नहीं कह रहा हूँ, बल्कि तुम्हारे लिए कह रहा हूँ, और अगर तुमने कुछ ऐसा किया तो तुम पूरी जिंदगी भर आराम नहीं कर पाओगे, मरने के बाद भी नहीं। अब ये बात याद करते हुए जिन्वू कहता है मरने के बाद भी आराम नहीं कर पाओगे। और फिर तभी उसको ग्रिड की याद आती है कि एक्चुअल में वांग डोंग सू मरने के बाद भी अब जिन्वू का शैडो सोल्जर है, वो बेचारा अभी भी आराम नहीं कर पा रहा है। जिन्वू अपने मन में सोचते हुए कहता है कि यहाँ पर मेरे को कोई भी डाउट नहीं है कि वो इंसान मेरे फादर ही थे, लेकिन और तभी मिस्टर डेविड आगे इन लोगों को बताते हैं हम दुनिया के बाकी सभी जो गिल्ड हैं उन सभी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप लोग भी सस्पेक्ट एस को ढूंढने में हमारी मदद कीजिए, और अगर आप लोगों को उसके बारे में कुछ भी जानकारी मिलती है तो आप लोग हमको जल्द से जल्द कांटेक्ट करिएगा। इसके बाद यहाँ पर जो हंटर्स आए हुए होते हैं वो अपने कुछ सवाल पूछते हैं मिस्टर डेविड से। तो उनमें से एक हंटर कहता है कि क्या आपके पास कोई ऐसा प्रूफ है कि सस्पेक्ट एस एक इंसान नहीं है? मिस्टर डेविड कहते हैं उसके अंदर से जो मैजिकल पावर निकल रही थी वो पूरी तरीके से एक मॉन्स्टर से मैच कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। तभी दूसरा हंटर कहता है कि आपने बताया कि वो कह रहा था कि वो एक इंसान है जो कि काफी समय पहले डंजन में खो गया था, वैसे क्या उसने जो बताया था उस प्रकार का कोई हंटर रियली में एग्जिस्ट करता भी है? जिसपे वो बताता है कि हाँ एक इंसान तो था। नेक्स्ट। और तभी एक हंटर कहता है तो आप उसकी आइडेंटिटी को छुपा क्यों रहे हैं अगर वो एक हंटर था तो? जिसपे मिस्टर डेविड कहते हैं यहाँ पर इस समय एक हंटर है जिससे कि उस हंटर का कुछ रिलेशन है, और इसीलिए हम लोगों ने डिसाइड किया है कि हम इस इन्फॉर्मेशन को रिवील नहीं करेंगे कि आखिरकार वो कौन था। और कोई क्वेश्चन आप लोगों को पूछना है? और तभी चाइना का 7 स्टार का हंटर लियू जिगैंग कहता है कि हाँ
मेरा एक क्वेश्चन है, वैसे अगर आप उस इंसान की आइडेंटिटी हम लोगों को बता दे तो हमको उसको पकड़ने में थोड़ी आसानी रहेगी, ज्यादा ही आसानी रहेगी। आपको नहीं लगता चीफ कि आपको हमें बता देना चाहिए कि आखिरकार वो इंसान कौन है? मैं डायरेक्टली आपसे पूछ ही लेता हूँ कि आखिरकार उस मॉन्स्टर का हंटर सांग जिन से क्या रिलेशन है। मिस्टर डेविड थोड़ा सा सोचते हैं कि ठीक है, अगर हंटर ल्यू जियांग चाहते हैं कि मैं उनको इस चीज के बारे में बता दूं तो मेरे पास अब कोई दूसरी चॉइस है भी नहीं। ठीक है, तो क्वेश्चन आंसर के दौरान हम लोग को ये बात पता चली कि जो सस्पेक्ट एस है वो एक्चुअल में हंटर सांग जिन के फादर है। और फिर हमने इस चीज के ऊपर इन्वेस्टिगेशन किया तो हम लोगों को पता चला कि एक्चुअल में ये बात सच है। अब ये बात सुनकर बाकी सभी जो यहाँ पर लोग आए हुए होते हैं वो काफी ज्यादा हैरानी से आपस में बात करने लगते हैं। वो जिन्नू की तरफ देख रहे होते हैं और आपस में बात करने लगते हैं कि ये क्या बात कर रहे हैं। लिंग जियांग कहता है, और अगर सस्पेक्ट एस सच में हंटर सांग जिन के मिसिंग फादर हुए तो क्या वो बाकी हंटर्स को उनको मारने देगा? क्या बाकी हंटर्स ऐसा कर पाएंगे? जिसपे जिन्वू उसका रिप्लाई देते हुए कहता है, हंटर्स मॉन्स्टर्स को मार सकते हैं और अगर जरूरत पड़ी तो उस मॉन्स्टर को मैं खुद ही संभाल लूंगा। जिसपे लिंग जियांग कहता है कि अगर सच में वो मॉन्स्टर ना होकर तुम्हारे फादर हुए तो? जिसपे जिन्वू अपने काफी सारे ओल्ड मेमोरीज को याद करता है और कहता है, और जिन्वू अपने मन में कह रहा होता है कि सिंपली मैं उन हंटर्स को मार दूंगा। और फिर जिन्वू रिप्लाई देते हुए कहता है, तो फिर मैं अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करूंगा, चाहे मेरे को इस दुनिया के हर एक हंटर से दुश्मनी ही क्यों ना करना पड़े, मैं अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करूंगा। और फिर कॉन्फ्रेंस एंड हो जाता है, सभी लोग यहाँ से जाने लगते हैं। मिस्टर वाइट जो कि जिन्वू से कह रहे होते हैं कि वैसे अभी आपने जो थोड़े समय पहले किया था, क्या आप सही में ऐसा कुछ करने वाले हैं क्या? जिसपे जिन्वू कहता है, हाँ बिल्कुल। मिस्टर वाइट जिन्वू से हंसते हुए कहते हैं, वैसे 120 अलग अलग कंट्री के 500 हंटर के सामने इतनी बड़ी बात कहना ऐसा सिर्फ 2 हंटर्स कर सकते हैं, एक आप जो कि इतनी ज्यादा हिम्मत दिखा सकते हैं जो कि कुछ ऐसी बात कह सके। जिसपे जिन्वू कहता है, वैसे दूसरा कौन है? मिस्टर वाइट हंसते हुए कहते हैं, अरे दूसरा इस समय हॉस्पिटल में है। और जिन्वू को भी याद आ जाता है कि एक्चुअल में यहाँ पर किसकी बात कर रहा है, तो एक्चुअल में यहाँ पर थॉमस एंड्रे की बात कर रहे होते हैं ये। और फिर जिन्वू वहाँ से जाने लगता है। तभी मिस्टर वाइट उससे कहते हैं, वैसे हंटर एसोसिएशन ने यहाँ पर एक बहुत बड़ी पार्टी ऑर्गेनाइज की है, तो अगर आप ज्यादा बिजी नहीं है तो शायद आप यहाँ पर रुक सकते हैं, क्योंकि आपको बाकी हंटर से मिलने का मौका मिलेगा। और तभी यहाँ पर लिंग जियांग आता है जिन्वू के पास। बाकी सभी जो यहाँ पर लोग होते हैं, हंटर्स होते हैं, वो तो बस यहाँ पर लिंग जियांग को ही देख रहे होते हैं कि ये क्या कारनामा करने वाला है। और तभी लिंग जियांग जिन्वू के पास आता है और वो चाइनीज में बोल रहा होता है। जिन्वू अपने मन में सोच रहा होता है कि वैसे ये क्या बोल रहा है, क्योंकि जिन्वू को तो चाइनीज आती नहीं है, तो उसको कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। क्योंकि एक्चुअली जिन्वू को चाइनीज तो आती नहीं है, तो उसको तो कुछ पता नहीं चल रहा होता कि आखिर ये बोल क्या रहा है। तभी मिस्टर वाइट जिन्वू से कहते हैं कि ये कह रहा है कि इसने उस जायंट मॉन्स्टर को पकड़ लिया था और खत्म भी कर दिया, जो कि तुम्हारे हाथ से छूट गया था। और फिर जिन्वू मिस्टर वाइट से कहता है, अच्छा ये बात है, वैसे क्या आपको चाइनीज बोलने आती है? जिसपे मिस्टर वाइट कहते हैं, अरे बिल्कुल, मैं एशियन ब्रांच का इंचार्ज हूँ, तो मेरे को एशियन की जितनी भी लैंग्वेज है वो आराम से बोलने आती है, बताइए क्या बोलना है? तो जिन्वू भी कहता है, हाँ ठीक है, तो मेरी सारी बातों को ट्रांसलेट कीजिए। और फिर मिस्टर वाइट यहाँ पर एक ट्रांसलेटर के तौर पर इन दोनों की बात एक दूसरे को बता रहे होते हैं। मिस्टर वाइट कहते हैं कि लिंग जियांग इस समय कह रहा है, ये काफी ज्यादा हैरान थे, इतना बड़ा ताकतवर मॉन्स्टर जिसकी इन्होंने भी उम्मीद नहीं की थी, इनकी उम्मीद से भी ज्यादा ताकतवर मॉन्स्टर जिसको हरा पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था, और ये पूरी लड़ाई पाने के ऊपर हुई। ये कह रहे हैं कि तब से ये आपसे मिलने के लिए काफी ज्यादा उत्सुक थे, काफी ज्यादा क्यूरियस थे कि आखिरकार किस प्रकार का हंटर है जिसने की इतने ज्यादा ताकतवर मॉन्स्टर को बड़ी ही आसानी से हरा दिया। और फिर लिंग जियांग जिन्वू की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाता है। मिस्टर वाइट कहते हैं कि ये बोल रहे हैं ये काफी ज्यादा खुश है कि तुमने थॉमस एंड्रे को उसकी असली जगह पे पहुंचा दिया। ये कह रहे हैं कि इसको कोई भी डाउट नहीं है कि थॉमस एंड्रे जो भी कर रहा था वो गलत था। अब इस चीज को देखकर जिन्वू भी काफी ज्यादा हैरान होता है। वो अपने मन में सोच रहा होता है कि फर्स्ट इंप्रेशन में तो मेरे को ये लगा कि यार बड़ा सनकी इंसान है, पता नहीं क्या है ये बंदा, पर यार ये तो अच्छा बंदा लग रहा है। ये तो काफी इंटरेस्टिंग इंसान है। और फिर जिन्वू भी दोस्ती का हाथ की तरफ बढ़ाता है और फिर लिंग जियांग कुछ और कहता है और फिर वो वहाँ से चला जाता है। अब इस चीज को सुनकर मिस्टर वाइट भी थोड़ा सा हैरान होते हैं। जिन्वू उनसे बोलता है कि ये क्या कह के गया है। मिस्टर वाइट उसको बताते हैं इसने कहा है कि ये आशा करता है कि सस्पेक्ट एक्स तुम्हारी फैमिली का मेंबर ना हो, और उसने कहा है वो कभी भी आपके साथ फाइट नहीं करना चाहेगा, और मेरे को लगता है कि शायद वो साथ फाइट करना भी नहीं चाहता है। जिसपे जिन्वू कहता है अच्छा तो ऐसी बात है। और तभी मिस्टर डेविड यहाँ पर आते हैं जो कि जिन्वू से कहते हैं कि हंटर सांग जिन्वू, क्या आपके पास कुछ समय है, मेरे को आपसे किसी से मिलवाना है। इसके बाद अगले सीन में हम लोग देखते हैं जिन्वू के सामने बैठी हुई होती है मिसिस सेलनर। मिसिस सेलनर जिन्वू से कहती हैं कि हम लोगों को मिले हुए काफी लंबे समय हो गए हंटर सांग जिन्वू। जिन्वू जो कि अपने मन में उनको देखते हुए सोच रहा होता है, ओह तो मिसिस सेलनर अब काफी ज्यादा अपग्रेड हो चुकी है, ये वैसी नहीं है जैसे कि मैं इनसे पहले मिला था, ये काफी ज्यादा चेंज हो चुकी है। जिसपे जिन्वू भी उनको रिप्लाई देते हुए कहता है कि हाँ मुझे भी लगा था, मैं भी सोच रहा था कि शायद हम लोग अब कभी ना मिले। जिसपे मिसिस सेलनर जिन्वू को बताती है कि मेरे को हर रात एक ही सपना आता है और उस सपने में हमारे
हमारे जो टॉप रैंक के हंटर्स हैं उनको किसी के द्वारा मारा जा रहा है। और कुछ दिनों से तो ये जो सपने हैं ये पूरी तरीके से रियलिटी होते जा रहे हैं। जो भी मैं सपने में देखती हूँ वो सब कुछ सच हो रहा है। जिसपे जिन्हों कहता है अच्छा तो आपका मतलब क्या क्रिस्फर भी, मिस्टर क्रिस्फर भी आपने सपने में देखा था क्या? जिसपे मिसेस सेलर्स को बताते हैं कि हाँ बिल्कुल। मिस्टर डेविड जिन्हों को बताते हैं वैसे हमने मिस्टर क्रिस्फर को वार्न किया था लेकिन उन्होंने हमारी बात नहीं मानी। और बाकी तो उसके बाद आपको पता ही है उनके साथ क्या हुआ है। मिसेस सेलर आगे कहती हैं कि पावरफुल हंटर्स जो कि हमारी इस दुनिया को सपोर्ट करते हैं ताकि हमारी दुनिया बेहतर बन सके और दूसरी दुनिया से आने वाले मॉन्स्टर से वो लोग लड़कर हमारी दुनिया को सपोर्ट करते हैं, हमारी दुनिया को बचाते हैं। और अब लगातार वही मरते जा रहे हैं। और अगर इन हंटर्स की मृत्यु इसी तरीके से होती रही और इस चीज को नहीं रोका गया, जिसमें जिन्हों भी उनको कहता है तो क्या आप भी मेरे को यहाँ पे वार्न करने के लिए आई हैं? मिसेस सेलर को कहती है कि नहीं बिल्कुल नहीं, मैं तो आपसे यहाँ पर इस चीज के लिए पूछने के लिए आई हूँ कि आप उन हंटर्स को प्रोटेक्ट करें। ये बात सुनकर जिन्हों भी काफी हैरान होता है। वो कहता है मिसेस सेलर आगे बताती हैं कि मेरे सपने में जिन हंटर्स को मारा जा रहा होता है मैं उनके फेसेस को, उनके चेहरे को याद करने की कोशिश करती हूँ लेकिन उससे कोई भी फायदा नहीं होता। और सपनों के अंदर ही मैं उनकी आइडेंटिटी को पहचानने की कोशिश करूंगी अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल कर। जिसपे जिन्हों से कहता ओ तो क्या अब इस बार आप मेरी आंखों में देखने वाली हैं? जिसपे मिसेस सेलर कहते हैं हाँ बिल्कुल। मिसेस सेलर जिन्हों को आगे बताती है कि उनके अंदर एक एंडलेस पावर थी जिसकी कोई सीमा ही नहीं, बिल्कुल अजीब सी। और जब मैंने उनसे एक बार कांटेक्ट किया और मेरे को अपनी नींद से जागने में फोर्स किया जा रहा था और मेरे को वो अजीब सी आवाज, वो आवाज मेरे को अभी भी याद है जो कि उसमें से आ रही थी जब मेरी आंखें बंद थी। तो जिसपे जिन्हों कहता है कि आखिरकार वो क्या था वो, उन्होंने क्या कहा? मिसेस सेलर बताती है कि उन्होंने कहा कि वापिस जाओ और युद्ध के लिए तैयारी करो। जिन्हों जो की बात सुनकर अपने मन में सोच रहा होता है तो क्या ये बैटल सॉवरेजियन के रूलर्स और किंग ऑफ जायंट के बीच होगी? और अगर ऐसी बात है तो मैं काफी ज्यादा हैरान हूँ कि आखिरकार कौन सा साइड है जो कि हंटर्स को मारना चाह रहा है और इस तरीके से हंटर को मारे जा रहा है। जिसके बाद जिन्हों मिसेस सेलर से कहता है लेकिन आप मेरे से क्यों कह रही हैं कि मैं बाकी हंटर्स को प्रोटेक्ट करूं? जिसपे मिसेस सेलर को कहती हैं क्योंकि मैंने तुम्हारे अंदर भी वही सेम टाइप की पावर को डिटेक्ट किया था। अब ये बात सुन के जिन्हों अपने मन में सोचते हुए कहता है ओ तो मेरे को लगता है कि मैडम सेलर ने उस दिन मेरे अंदर शैडो सॉवरेजियन की पावर देख लिया था। और अगर इन लोगों ने अपने ड्रीम्स के अंदर हंटर से जो पावर आ रही थी वो सेम ही पावर थी तो जरूर वो लोग सॉवरेजियन ही होंगे। मिस्टर डेविड जिन्हों से कहते हैं कि कोई तो ऐसी चीज है जो कि हंटर से भी ऊपर है और इसीलिए हमें तुम्हारी इमेंस पावर की जरूरत है ताकि हम लोग इस चीज को रोक सकें। और अगर मैं आपसे एकदम सच बताऊं, हम लोग पूरी तरीके से कन्विंस नहीं थे कि सिर्फ आप ही हैं जो कि हमको इस चीज से बचा सकते हैं, लेकिन हम लोगों ने अपना माइंड चेंज कर लिया जब हम लोगों ने कल तुम्हारे और थॉमस एंड्रे के बीच में लड़ाई देखी। ऑफ कोर्स हम आपसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आप बिना कंपनसेशन के हमारी मदद करेंगे, तो मैं आपको अपने हेल्प के बदले कुछ भी देने के लिए तैयार हूँ, यहाँ तक कि उस बेहतरीन खजाने को जो कि केमिस्ट छोड़ के गया है, द र्यून स्टोन। इस दुनिया में हंटर्स ही हैं जिनको की काफी ज्यादा स्पेशल पावरफुल ब्लेसिंग मिली है और वही लोग अपनी पावर का इस्तेमाल करके इस दुनिया को बचाते हैं। और अगर वो लोग ही डिसअपेयर हो जाएंगे तो ये दुनिया तो बचेगी ही नहीं ना। अब ये बात सुन के जिन्हों भी थोड़ा सा हैरान होता है, उसके मुंह से कुछ शब्द नहीं निकल पा रहे होते हैं मिस्टर डेविड की ये बात सुनकर। और तभी जिन्हों कहता है कि आई एम सॉरी, जिसमें मिस्टर डेविड जिन्हों से काफी हैरानी से कहते हैं कि अगर आप ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कल थॉमस एंड्रे और आपके बीच में कुछ फाइट हो गई थी, तो जिसपे वो आगे कुछ कह पाते, तभी जिन्हों उनको बीच में रोकते हुए कहता है कि नहीं वो बात नहीं है। और फिर जिन्हों वहाँ से जाने के लिए तैयार हो जाता है। वो खड़े होते हुए कहता है कि ठीक है। मिस्टर वाइट भी जिन्हों को ही देख रहे होते हैं, वो अपने मन में सोच रहे होते हैं जिन्हों की उस बात को जो कि जिन्हों ने हंटर कॉन्फ्रेंस के दौरान कही थी, तो फिर मैं अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करूंगा, इसके बदले मेरे को इस दुनिया के हर एक हंटर से दुश्मनी ही क्यों ना मोल लेनी पड़े। और फिर जिन्हों वहाँ से जाते जाते थक हार कर कहता है ठीक है एजेंट वाइट, मेरे को उन सभी हंटर्स की लिस्ट दो जिसे आप चाहते हैं कि मैं प्रोटेक्ट करूं। मेरे को काफी अच्छा लगेगा अगर आप मेरे को उन हंटर से मिलने की अपॉर्चुनिटी भी देते हैं तो। अब ये बात सुनकर मिस्टर वाइट काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं क्योंकि वो समझ गए होते हैं कि जिन्हों भी मान चुका है उन हंटर्स की मदद करने के लिए, और इसीलिए मिस्टर वाइट कहते हैं ऑफ कोर्स बिल्कुल। इसके बाद अगले सीन में हम लोग हंटर एसोसिएशन के द्वारा जो इंटरनेशनल गिल्ड कॉन्फ्रेंस की लास्ट डे थी उस दिन पार्टी ऑर्गेनाइज की गई थी जिसको कि कहा जा रहा था द नाइट ऑफ हंटर्स, यानी यहाँ पर सभी के सभी लोग हंटर्स थे। यहाँ पर दुनिया भर के सभी बेस्ट से बेस्ट जो हंटर्स थे वो यहाँ पर आए हुए थे और सभी लोग पार्टी को काफी ज्यादा एंजॉय कर रहे थे। बस एक हमारा जिन्हों ही था जो कि अभी भी काम में लगा हुआ था। जिन्हों यूजिन से कहता है कि यूजिन वैसे अब तुमको कैसा लग रहा है? यूजिन कहता है अब मेरे को काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों यूजिन भी अब ठीक हो चुका है क्योंकि बेरू ने यूजिन को ठीक कर दिया अपनी हीलिंग पावर का इस्तेमाल करके, और इसलिए जिन्हों यूजिन का थोड़ा हालचाल पूछ रहा होता है। यूजिन भी कहता है एकदम बढ़िया, एक नए बॉस की तरह। वैसे सर मेरे को काफी ज्यादा रोना आ रहा था, बहुत ज्यादा बेकार लग रहा था जब मैंने ये सुना कि आप थॉमस एंड्रे से लड़ रहे हैं, लेकिन फाइनली आप तो उससे जीत गए। बाकी सभी
जो आसपास हंटर्स होते हैं वो जिन्वू और यू जिनको ही देख रहे होते हैं, वो लोग बात कर रहे होते हैं। वो देखो ये अभी भी हमारे सामने खड़ा है, ये हम लोग के सामने है, लेकिन हम इसकी प्रेजेंस को सेंस नहीं कर पा रहे हैं। ये तो एकदम डिफरेंट लेवल पर ही है। तो वो यहाँ पर जिन्वू की बात कर रहे होते हैं, क्योंकि जिन्वू यहाँ पर है, लेकिन फिर भी ये लोग अपनी हंटर स्किल का इस्तेमाल करके उसकी प्रेजेंस को यहाँ पर सेंस नहीं कर पा रहे हैं। इसके बाद वो लोग आगे बात कर रहे होते हैं। वो देखो वो जो दूसरा उसके साइड में खड़ा है, वो दूसरा हंटर, इसी को बचाने के लिए उसने थॉमस एंड्रे से फाइट की थी, है ना। दूसरा हंटर कहता बिल्कुल सही बात है। और फिर ये लोग हंटर जिन्वू के पास जाते हैं जिन्वू से मिलने के लिए। तो उसमें से एक हंटर होता है, जिन्वू से बोलता है आपसे मिलकर काफी अच्छा लगा हंटर जिन्वू। इसके बाद अपना इंट्रोडक्शन देते हुए बताता है मैं ग्लोबल कॉर्पोरेशन का सीईओ हूँ और हम लोग मॉन्स्टर के जो बची हुई चीजें होती हैं उन चीजों में डील करते हैं, जो भी उनकी स्पेशल चीजें होती हैं। तो आपने अभी तक जितने भी बड़े बड़े मॉन्स्टर्स को हंट किया है, मैं उन सब की चीजों को खरीदना चाहूंगा। तो क्या आपके पास थोड़ा सा समय है। जिन्वू भी अपने मन में सोचते हुए ये अच्छा समय है। और फिर वो योजिन की तरफ इशारा करते हुए कहता है देखो रेड का जो मेन इंचार्ज है वो तो योजिन ही है, हमारा वाइस चेयरमैन, और साथ ही में बिजनेस रिलेटेड जो भी काम होते हैं उस चीज के बारे में भी हमारा वाइस चेयरमैन योजिन ही बात करता है। तो आपको इस चीज से रिलेटेड अगर बात करनी है तो आप योजिन से बात कर सकते हैं। और फिर योजिन भी अपना इंट्रोडक्शन देते हुए उस हंटर को बताता है कि मैं हूँ एजेंट गिल्ड का वाइस चेयरमैन योजिन। और वो फिर हंटर योजिन के पास जाएगा था आपसे मिलकर काफी अच्छा लगा। और फिर वो दोनों वहां से चले जाते हैं बात करने के लिए। जिन्वू जो कि दूर खड़ा हुआ ये सब कुछ देख रहा होता है और वो भी थोड़ा सा खुश होता है कि फाइनली अब योजिन भी ठीक हो गया और वो बाकी काम भी संभाल ले रहा है। और अपने मन में सोचते हुए कहता है ये पूरी तरीके से एक वाइस चेयरमैन है, अब चलो मेरे लिए तो अच्छा ही है। और तभी जिन्वू वहां से जा रहा था कि तभी उसको पीछे से आवाज आती है। तो एक्चुअल में यहाँ पर मिस्टर व्हाइट आ गए थे वो लिस्ट लेकर, जिसमें के सभी हंटर के नेम है जिन लोगों को जिन्वू को प्रोटेक्ट करना है। मिस्टर व्हाइट जिन्वू से कहते हैं कि जिन्वू ये रही वो लिस्ट। जिन्वू कहता और फिर जिन्वू उस हंटर की जो लिस्ट होती है जिसमें सभी हंटर्स के नाम होते हैं उनको देखने लगता है। मिस्टर व्हाइट जिन्वू को बताते हैं हमने हंटर्स को उनको जो पॉइंट्स मिले हुए हैं उनके हिसाब से उनको रैंक्ड कर दिया है। जिन्वू कहता तो ये है टॉप 10 हंटर्स की लिस्ट, और अगर आप हमारे ऑफर को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो आपको इन्हीं लोगों को प्रोटेक्ट करना होगा। जिन्वू भी उन हंटर्स की लिस्ट को बड़ी हैरानी से देख रहा होता है। वो कहता ओ तो तुम कहना चाहते हो कि ये सभी लोग हाई प्रायोरिटी पर हैं। जिन्वू अपने मन में सोचते हो कहता हंटर पॉइंट्स। और फिर वो मिस्टर व्हाइट से कहता है कि वैसे मैं यहाँ पर कहाँ पे रैंक करूंगा, इस लिस्ट में मेरी रैंक कहाँ पर होगी। ये बात सुन के मिस्टर व्हाइट कहता है अच्छा आपकी रैंक, आपने जितने भी जाइंट मॉन्स्टर्स को मारा है और जितने भी कंट्रीब्यूशन दी है उसके हिसाब से शायद आप 3rd या 4th पर आएंगे। और वहाँ पे लिस्ट में जहाँ पर फर्स्ट पर होता है थॉमस एंड्रे, 2nd नंबर पे होता है लिन जियांग, 3rd पे होता है क्रिस्टोफर रेड, और 4th पे होता है सिद्धार्थ बच्चन, एंड 5th पर होता है वो बताया नहीं गया है। और मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है कि जिन्वू को 3rd या 4th पे क्यों बोला गया है, क्योंकि लॉजिकली देखा जाए तो उसको 1st या 2nd पे तो होना ही चाहिए। और फिर जिन्वू अपने शैडो सोल्जर्स को उन हंटर्स के पीछे लगा देता है जिन भी हंटर्स का उस लिस्ट में नाम था, क्योंकि यहाँ पर लगभग सभी हंटर्स हैं और जिन्वू को इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा जहाँ पर इन हंटर्स के पीछे वो अपने शैडो सोल्जर्स को लगा सकता है। और फिर जिन्वू कहता है चलो ठीक है मैं इन हंटर्स के थ्रू रूलर से कांटेक्ट बना सकता हूँ और इससे मेरे को ये भी पता चल जाएगा कि आखिरकार कौन फ्रेंड है और कौन दुश्मन है। इससे मेरे को आसानी होगी उन लोगों से फाइट करने के लिए जो कि असल में मेरे दुश्मन है। और तभी यहाँ पर हम लोग किसी इंसान को आते हुए देखते हैं। तो एक्चुअल में यहाँ पर थॉमस एंड्रे आ गया था जो कि हॉस्पिटल से बचकर वापस आ गया था, वो ठीक था बेसिकली। अब जिन्वू भी थॉमस एंड्रे को देख लेता है, लेकिन जिन्वू का मूड ठीक नहीं होता है। वो तो थॉमस एंड्रे को कुछ अजीब तरीके से देख रहा होता है। मिस्टर च्यूल जिन्वू से कहते हैं कि हंटर जिन्वू मिस्टर च्यूल से कहता है कि आप चिंता मत कीजिए इस चीज के बारे में, मैं देख लूंगा। और तभी थॉमस एंड्रे जिन्वू से कहता है कि हंटर सांग जिन्वू क्या मैं तुमसे एक चीज पूछ सकता हूँ। मेरा ये आर्म जिसपे की बहुत ही ज्यादा तेजी से अटैक किया गया है, बहुत ही ज्यादा पावरफुल मैजिकल पावर से, जिसके ऊपर हीलर के भी हीलिंग मैजिक काम नहीं कर रहे हैं, और डॉक्टर ने भी मेरे से कुछ ऐसा ही कहा, पर फिर भी अभी धीरे धीरे रिकवर हो रहा है, लेकिन अभी भी पूरी तरीके से रिकवर नहीं हुआ है। मेरे को हराने के बाद तुम चाहते तो मेरे पूरे गिल्ड को एक ही अटैक में कंप्लीटली खत्म कर सकते थे, लेकिन फिर भी तुमने ऐसा नहीं किया। मेरे गिल्ड का एक मेंबर भी नहीं मारा गया। तो क्या मैं तुमसे ये पूछ सकता हूँ कि आखिरकार तुमने हमको जिंदा क्यों छोड़ा। अब ये बात सुन के जिन्वू की तरफ पड़े ही हैरानी से देख रहा होता है। जिन्वू थोड़ा सा सोचता है और उससे कहता है क्योंकि एक बेवकूफ की वजह से तुम लोग मौत डिजर्व नहीं करते थे, वो तो वांग डोंग सू की बेवकूफी की वजह से तुम लड़ने आए। और ये बात सुन के थॉमस एंड्रे वहाँ से जाने लगता है। वो जिन्वू से कहता है कि ठीक है, वैसे मैं मिस्टर वांग डोंग सू का बहुत ही बड़ा फ्यूनरल करवाने की सोच रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि वो बेवकूफ तो मौत ही डिजर्व करता है, लेकिन उसका फ्यूनरल भी अच्छे से होना चाहिए। और हाँ, वैसे जब मेरा आर्म ठीक हो जाएगा तो हम लोग खाने पे चलेंगे बाहर। वैसे तुम मेरे मैनेजर को अपने कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन दे सकते हो, मैं तुमसे बाद में कॉन्टेक्ट कर लूंगा। और फिर थॉमस एंड्रे की जो मैनेजर होती है लॉयरा, वो जिन्वू से कहती है कि मेरे मास्टर बस आपसे थैंक्स करना चाह रहे थे क्योंकि आपने उनके गिल्ड के मेंबर को हानि नहीं पहुंचाई। इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि ये कैसे दिखते हैं, असल में काफी ज्यादा अच्छे और शाई पर्सन है। और फिर वो जिन्वू से कहती है
कि हंटर सान जिनवू, क्या आप मेरे को अपना कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं? मेरे मास्टर आपको कुछ गिफ्ट देना चाहते हैं और आप मेरे को कुछ और भी बता सकते हैं अगर आपको कुछ और भी चाहिए तो। जिसपे जिनवू कहता है नहीं नहीं थैंक यू कोई दिक्कत नहीं है। लॉयरा आगे कहती है कि मेरे मास्टर काफी ज्यादा कॉम्पिटेटिव है, तो अगर आपको कुछ चाहिए होगा तो प्लीज आप मेरे को जरूर बताइएगा। जिनवू अपने मन में सोचते कहता अच्छा गिफ्ट। फिर जिनवू लॉयरा से कहता है कि ठीक है शायद एक डैगर। लॉयरा भी कहती है अच्छा ठीक है डैगर, मैं समझ गई। और तभी मिस्टर वाइट जिनवू से कहते हैं कि हमको उन हंटर से मिलना चाहिए, चलिए मैं आपको उन हंटर से मिलवा देता हूँ जिन हंटर्स का लिस्ट में नाम है। जिसपे जिनवू उनको मना करते हुए कहता है कि नहीं कोई जरूरत नहीं है, मैंने पहले ही सब कुछ कर दिया है। ये बात सुन के मिस्टर वाइट कहते हैं क्या 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 आपने पहले ही कर दिया है? जिनवू उनको बताता है कि हाँ बिल्कुल, वैसे हाँ यहाँ पर क्या कोई इंसान मिसिंग है? मेरे को रैंक 6 का हंटर नहीं दिखा कहीं पर भी। अभी बात सुनकर मिस्टर वाइट तो काफी ज्यादा हैरान होते हैं, उनके पसीने छूट जाते हैं, कहते हैं क्या ये आपने कैसे कर दिया? इसके बाद मिस्टर वाइट जिनवू को बताते हैं हमारा कुछ दिनों पहले ही उससे कॉन्टेक्ट टूट गया। वैसे जो सीक्रेट एजेंसी है और जो ब्राजीलियन की गवर्नमेंट है वो दोनों की दोनों ही उनको ढूंढ रही है, लेकिन वो अभी तक नहीं मिले हैं। जिनवू ये बात सुनकर अपने मन में सोचते हुए कहता है कहीं वो भी तो नहीं मारा गया, तो इसका मतलब अब 7 लोग बचे हैं। दूसरी तरफ हम लोग कोरिया के अंदर मिस्टर गो को देखते हैं जो कि अपने ऑफिस में बैठे हुए होते हैं। वो अपने मन में सोचते हुए कहते हैं ये काफी ज्यादा अजीब है, मेरा दिल इस समय काफी ज्यादा धड़क रहा है, आखिरकार ये क्या हो रहा है? मुझे कुछ अजीब सी फीलिंग क्यों आ रही है? हालांकि मेरा दिल काफी सालों से इस तरीके से है, लेकिन कुछ दिनों से मेरे को ये सब कुछ ज्यादा ही अजीब लग रहा है। क्या यही मेरी लिमिट है? और डॉक्टर ने भी कहा है कि अगर मैं इसी तरीके से काम करता रहा लगातार तो मेरी जिंदगी सिर्फ आधे साल की बची हुई है। 1 साल 2 साल बीत चुका है, लेकिन अभी भी मैं वहीं पर ही हूँ जहाँ पर मुझे होना चाहिए और मैं ज्यादा कुछ भी नहीं कर सकता हूँ क्योंकि शायद यही मेरी लिमिट है। लेकिन फिर भी मेरे को इस चीज के लिए थैंक्सफुल होना चाहिए क्योंकि इसने मेरे को इतने समय तक बचा के रखा। तभी मिस्टर वाइट को उनकी वाइफ का फोन आता है। वो फोन को पिक करते हुए कहते हैं डियर। उनकी वाइफ कहती है कि आज कुछ हुआ तो नहीं ना? जिसपे मिस्टर गोन को रिप्लाई देते हुए कहते हैं कि डियर तुम इतनी ज्यादा चिंता क्यों करती हो? अरे कुछ भी नहीं हुआ, मैं बस आ ही रहा हूँ वापिस। और तभी मिस्टर को कुछ अजीब सा सेंस होता है, वो एकदम से ही अलर्ट हो जाते हैं। तभी वो अपने साइड में देखते हैं, वो कहते हैं कि ये था क्या? ये क्या था? तभी साइड में उसको एक मोनार्च दिखाई देता है। अब इस चीज को देखकर मिस्टर को तो काफी ज्यादा हैरान होते हैं। वो कहते हैं कि आखिरकार ये कैसे हो सकता है? मिस्टर वाइट उसकी तरफ देखते हैं और वो मोनार्च एक स्माइल देता है। मिस्टर गो उसको देखते हुए अपने मन में सोच रहे होते हैं मेरे को नहीं लगता कि हम लोगों की पूरी बातचीत हो पाएगी और मैं इसको सेंस नहीं कर पाया जब ये यहाँ पर आया, और मेरे को नहीं लगता कि मैं अकेला इसको संभाल पाऊंगा। इसके बाद वो मोनार्च मिस्टर गो को बताते हुए कहता है कि मैंने इस जगह को आउटसाइड वर्ल्ड से पहले ही आइसोलेटेड कर दिया है, यानी कि बाहर की दुनिया से हमारा कोई भी कनेक्शन नहीं है, ये प्लेस पूरी तरीके से ब्लॉक हो चुका है। अभी बात सुन के मिस्टर को भी काफी ज्यादा हैरान होते हैं। वो अपने मन में सोचते हुए कहते हैं कि क्या मैं कोई सपना देख रहा हूँ इस समय? और तभी वो मोनार्च उनके ऊपर एक अटैक करता है। अभी इस अटैक को देखकर मिस्टर गो भी समझ जाते हैं कि ये कोई सपना नहीं है। उनके कंधे पर जहाँ पर उस मोनार्च ने अटैक किया होता है वो वहाँ पर बर्फ बनना शुरू हो जाता है। तभी वो मोनार्च मिस्टर गो से कहता है कि अगर ये सपना होता तो तुमको क्या लगता है कि तुम इस चीज को फील भी कर पाते? अब इस चीज को देखकर मिस्टर गो कहते हैं मेरे को भी लग रहा है कि ये कोई सपना नहीं है। तो तुमसे मैं एक बार ये फिर से पूछना चाहूंगा कि आखिरकार तुम हो कौन? अब ये बात सुनकर वो मोनार्च गुस्से में कहता है कि मुझे लगा था कि तुम्हें बिना बताए ही तुम समझ जाओगे कि आखिरकार मैं हूँ कौन, लेकिन इसके बाद वो मोनार्च मिस्टर गो से कहता है मेरे को कमजोर लोगों से लड़ने में इतना मजा नहीं आता, तो क्या तुम अपने आप को रिवील करोगे? फ्रैगमेंट ऑफ लुमिनोसिटी। और एक बहुत तगड़ी वेव छोड़ता है। मिस्टर गो भी इस वेव को अपने हाथ से रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये वेव काफी ज्यादा तेज होती है। इसके बाद वो मोनार्च मिस्टर गो से कहता है कि शायद तुम इस बात से चिंतित हो ना कि अगर तुमने ऐसा कुछ किया तो शायद तुम्हारा जो मीडियम है वो टूट जाएगा, है ना? ये अभी नहीं तो बाद में टूट ही जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम क्या करते हो। और अगर तुम इस चीज के बारे में सच में इतना चिंतित हो तो फिर ये लो। और उनके ऊपर एक अटैक करते हुए कहता है फिर तो ये कन्वर्सेशन ही बेकार है। और वो अटैक काफी तेजी से मिस्टर गो की तरफ आता है, चारों तरफ धुआं धुआं हो जाता है। वो मोनार्च कहता है जैसा कि हम लास्ट टाइम मिले थे। और फिर से वो मिस्टर गो की तरफ एक बहुत तगड़ा अटैक करता है, लेकिन इस बार मिस्टर गो चारों तरफ से धुआं हटाते हुए उस अटैक को डॉज करते हुए साइड में फेंकते हैं। और फिर हम लोग देखते हैं मिस्टर गो का असली रूप, जो कि काफी ज्यादा खतरनाक लग रहे थे क्योंकि वो शायद अपने कुछ नए फॉर्म में आ रहे थे। और अभी अभी जो मोनार्च ने मिस्टर गो के ऊपर अटैक किया था और मिस्टर गो ने अटैक करके डॉज करके साइड में फेंक दिया था, वो अटैक से जो उनके ऑफिस का एक शीशा होता है वो पूरी तरीके से ब्रेक हो जाता है। और फिर मिस्टर गो का असली रूप आता है, द मोस्ट ब्रिलियंट
फ्रैगमेंट ऑफ लुमिनोसिटी। मिस्टर गो उस मोनार्च से कहते हैं, तुमने मेरे पूरे ऑफिस को आउटसाइड वर्ल्ड से आइसोलेटेड कर दिया है और मेरे को डायमेंशन क्रैक के अंदर ट्रैप कर दिया है। इतना भी बुरा नहीं है। वो मोनार्च मिस्टर गो का रिप्लाई देते हुए कहता है, वैसे मैं भी तुमको काफी समय से ढूंढ रहा था। तुम्हें क्या लगता है मैंने जिस मीडियम के अंदर तुमको ट्रैप कर रखा है, तुम इसके अंदर होने के बावजूद भी अपनी ट्रू पावर का इस्तेमाल कर पाओगे? मुझे नहीं लगता। और वैसे भी हमने जो तुम्हारे बाकी 7 फ्रेगमेंट है उनकी लोकेशन ऑलरेडी ही पता लगा ली है और उनमें से 2 को तो हमने कब का खत्म कर दिया है। और बस मैं तुम्हारे चेहरे पर वो एम्बेरसमेंट देखना चाहता हूँ तुमको मारने से पहले, और अब मैंने वो देख लिया है और अब मैं तुमको बिना किसी रिग्रेट के डिस्ट्रॉय कर दूंगा। ये बात सुन के मिस्टर को काफी ज्यादा तेजी से चिल्लाते हुए उससे कहते हैं, तो फिर ट्राई कर लो मोनार्च ऑफ फ्रोस्ट। ये बात सुनकर मोनार्च ऑफ फ्रोस्ट कहता है, ओ तो तुमने फाइट को चॉइस किया है, कितने ज्यादा बेवकूफ हो तुम जिसने कि इंसान की बॉडी को उधार लिया है, और दूसरी तरफ मैं जिसने उसमें पूरी तरीके से जीत हासिल कर ली है। तुमको क्या सच में लगता है कि तुम मेरे ऊपर एक अटैक भी कर पाओगे? और अगर तुमको इतना ही लगता है, तुम इतने ही जोश में हो, तो चलो फिर लड़ाई करते हैं। और फिर वो भी अपने असली फॉर्म में आ जाता है और तैयार होता है मिस्टर गो से फाइट करने के लिए। वो चारों तरफ बर्फ उगाकर मिस्टर गो के ऊपर अटैक करता है, लेकिन मिस्टर गो उसके अटैक से बच जाते हैं और अपनी पावर का इस्तेमाल करके उसके सारे जो उसने बर्फ बनाए हुए होते हैं उसको तोड़ते हुए उसके पास जाते हुए उसके ऊपर एक अटैक करते हैं। लेकिन वो मिस्टर गो के इस अटैक से बड़े ही आसानी से बच जाता है और फिर वो मिस्टर गो के ऊपर अटैक करता है। हालांकि मिस्टर गो इसके अटैक को पूरी तरीके से ब्रेक कर देते हैं और फिर से वो मिस्टर गो के ऊपर अटैक करता है। लेकिन मिस्टर गो भी कमजोर खिलाड़ी नहीं थे, वो भी उसके सारे अटैक्स को डॉज कर रहे होते हैं और उसको अच्छी ही टक्कर दे रहे होते हैं। और फिर से इन दोनों के बीच एक भयंकर सी फाइट शुरू हो जाती है। मोनार्च ऑफ फ्रोस्ट भी अपने फुल पावर का इस्तेमाल कर रहा और इस तरफ मिस्टर गो भी उसके सारे अटैक से बच रहे होते हैं और उसके सारे अटैक को डिस्ट्रॉय कर उसके ऊपर फुल अटैक कर रहे होते हैं। और इन लोगों की फाइट एकदम पीक पर होती है। दोनों एक दूसरे को काफी भयंकर टक्कर दे रहे होते हैं। मिस्टर गो अपने मन में सोचते हुए कहते हैं कि मेरे को ये खत्म ही करना होगा, नहीं, मेरे को ये अब खत्म ही करना होगा। और ये बहुत तगड़ा अटैक बनाकर उसके ऊपर अटैक करने के लिए जाते हैं और मोनार्च ऑफ फ्रोस्ट थोड़ा सा पीछे चला जाता है। मिस्टर गो अपने मन में सोचते हुए कहते हैं कि क्या यही मेरी लिमिट है? मोनार्च ऑफ फ्रोस्ट मिस्टर गो की तरफ स्माइल करते हुए कहता है कि ऐसा लगता है कि तुम अपनी लिमिट पर पहुंच चुके हो, यही तुम्हारी लिमिट है। बहुत बेकार फ्रैगमेंट ऑफ लुमिनोसिटी। और फिर तभी मोनार्च ऑफ फ्रोस्ट वहां से एकदम से गायब हो जाता है। इस चीज को देखकर तो मिस्टर गो भी काफी ज्यादा हैरान होते कहते हैं कहाँ गया। और तभी वो एकदम से उनके करीब आ जाता है और उनके ऊपर एक अटैक करता है। और ये अटैक काफी ज्यादा खतरनाक था क्योंकि उसने मिस्टर गो के सीने में ही अपनी पावर का इस्तेमाल करके एक बर्फ उनके सीने में डाल दी थी और उनके सीने के आर पार कर दिया था और वो काफी ज्यादा घायल हो गए होते हैं। उनके मुंह से भी खून आने लग जाता है। मोनार्च ऑफ फ्रोस्ट मिस्टर गो से कहता है, मैं काफी ज्यादा हैरान हूँ। मैं ये सोच के काफी ज्यादा हैरान हूँ कि आखिरकार तुमको कितना समय लगेगा एक नई बॉडी ढूंढने में, 1 साल 2 साल? लेकिन तुम्हारे लिए तो बहुत ज्यादा बदकिस्मती की बात है क्योंकि मेरी फोर्स ऑलरेडी यहाँ पहुँच चुकी है और मैं इस दुनिया को तुम्हारे वापस जाने से पहले ही डिस्ट्रॉय कर दूंगा। और तुम्हारी गलती जानते हो क्या था? इस दुनिया को बचाना, इस दुनिया को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करना ही तुम्हारी गलती थी। और क्या तुमको सच में लगता है बिना तुम्हारे गार्ड के तुम मेरे को हरा भी सकते हो? ये बात सुनकर मिस्टर गो एक स्माइल देते हैं और कहते हैं और उसने जो मिस्टर गो के सीने के अंदर जो अपनी बर्फ की स्वॉर्ड डाली हुई होती है उसको पकड़ते हुए मिस्टर गो कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है, क्या सच में मैं तुमसे फाइट करूंगा बिना किसी रीजन के? और जैसा कि हम लोग ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकते थे कि तुम कहां पर हो और तुमको फॉलो भी नहीं कर सकते थे, लेकिन एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज जो कि तुम भूल गए। ये बात सुन के मोनार्च ऑफ फ्रॉस्ट कहता है, क्या कुछ भूल गया मतलब? और तभी मिस्टर गो भी अपनी आखिरी जो बची हुई पावर होती है उसको इस्तेमाल करते हैं। अब ये चीज को देखकर मोनार्च ऑफ फ्रॉस्ट भी काफी ज्यादा हैरान होता है। वो कहता है कि अब ये मत कहना कि हम जिस इम्पोर्टेंट चीज के बारे में बात कर रहे थे वो यही है। मिस्टर गो कहते हैं, हाँ बिल्कुल सही कहा। और तभी हम लोग मिस्टर गो के साइड में जो शीशा लगा हुआ होता है उसको हम देखते हैं जो कि क्रैक हो रहा होता है। अब इस चीज को देखकर मोनार्च ऑफ फ्रॉस्ट भी काफी ज्यादा हैरान होता है कि आखिरकार ये क्या हो रहा है। और तभी पूरी तरीके से क्रैक हो जाता है और अब इस चीज को देखकर वो काफी ज्यादा हैरान होता है। वो कहता है कि सिर्फ इस चीज के लिए मेरे को लगता है कि अगर ये चीज काम भी करेगी तो यहाँ पर कुछ चेंज भी होगा। और तभी मिस्टर को कहते हैं,
नाउ। और तभी हम लोग देखते हैं कि जिन्हों को एक शैडो सोल्जर था, एक एंट मॉन्स्टर, जो वहाँ पर एक जगह ब्रेक होती है, उस शीशे में से बाहर चला जाता है। अब इस चीज को देखकर मोनार्च ऑफ फ्रोस्ट कहता है, ये वैसे क्या ये सिंगल सोल्जर मेरा कुछ बिगाड़ भी पाएगा? और तभी अपने मन में सोचते कहता है कि नहीं, एक मिनट, अरे नहीं, अब मेरे से ये मत कहना कि। और वो समझ जाता है कि आखिरकार यहाँ पर क्या सीन हुआ, और तभी वो काफी ज्यादा तेजी से उस एंट मॉन्स्टर की तरफ जाता है उसको रोकने के लिए, और वो भी उस बिल्डिंग से बाहर आ जाता है। एंट मॉन्स्टर जो कि काफी ज्यादा तेजी से वहां से आगे जा रहा होता है, वो उसको पीछे करने लग जाता है, और वो उसका पीछा करने लग जाता है। वो उसके ऊपर अटैक करने लग जाता है काफी ज्यादा तेजी से, और उसके ऊपर अटैक करके उसको मार पाता। और तभी वो मोनार्च ऑफ फ्रोस्ट सामने की चीज को देखते हुए कहता है कि तुम। और यहाँ पर हम लोग एक हाथ को देखते हैं, तो एक्चुअल में ये कोई और नहीं, ये जिन्वू था जो कि यहाँ पर आ गया था। जिन्वू उसके उस अटैक को रोक लेता है। अब ये चीज को देखकर मोनार्च ऑफ फ्रॉस्ट भी काफी ज्यादा हैरान होता है, और उसके बाद जिन्वू उसकी गर्दन को ही पकड़ लेता है और उससे कहता है कि तू कौन है बे, एक आइस एल्फ। और फिर इसी सीन के साथ हमारा ये वाला जो एपिसोड है गाइज वो खत्म हो जाता है। और अब जिन्वू इसको इसकी औकात दिखाएगा, वो तो हम लोग देखेंगे अगले एपिसोड में किसके साथ क्या सीन होगा। और बाकी हाँ, ये हमारे इस सीजन का एंड है। नेक्स्ट सीजन में हम लोग देखेंगे कि जिन्वू इसके साथ क्या करता है और आगे जिन्वू के साथ क्या क्या होगा। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा, और नेक्स्ट वीडियो मैं ट्राई करूंगा यार थोड़ा जल्दी ले आ पाऊँ। बाकी हाँ, इस वीडियो में इतना ही। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना अगले एपिसोड को देखने के लिए। तो मिलता हूँ मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में।